एकदम पूछ लेना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। समझ में आ गया ना सबको, कोई कहीं दिक्कत नहीं है। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं जिससे, बोलिए। हाँ, आप तो पहले गलत लिखी हैं, ये दोनों तरफ एरो कैसे हो जाएगा? या तो आप जी एनएनपी से एनडीपी की तरफ गई हैं, एनएनपी से एनडीपी की तरफ गई हैं तो प्लस माइनस एनएफआई होगा, और उधर से भी इधर आइएगा तो प्लस माइनस एनएनपी ही होगा। डोमेस्टिक यहाँ दोनों सेम होगा। नहीं नहीं नहीं, वो हम तो आपको बताने के लिए किए हैं। आप किधर से किधर भी जाइए, जिधर एरो रहता है उस साइड वाले को मान के और तब कैलकुलेशन करिए, वो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स है वो, और कुछ नहीं है। ठीक है, क्या क्वेश्चन दो चार पूछ लें क्या? बताइए। कॉपी मत ओपन करेगा। जीडीपी से एनडीपी की तरफ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वाह, सबको याद हो गया। माइनस डेप्रिसिएशन, इसको मूल्यह्रास कहते हैं। एनडीपी से एनएनपी की तरफ जाने के लिए बहुत बढ़िया। चलिए, जीएनपी की तरफ जाने के लिए बहुत बढ़िया। अच्छा रुकिए रुकिए, अब हम बदल देते हैं। रुकिए रुकिए, बहुत ज्यादा रुकिए रुकिए रुकिए, करते हैं हम आपको। अब बताइए, रट लिए हैं आप लोग, पूरे टेबल में रट लिए थे। सिर्फ मूल्यह्रास, ठीक है, समझ गया ना? नहीं ऐसे सर्कलवा रट लिए थे, जैसे बोल रहे थे पढ़ते बोल देते थे, आप बदल दिए। ठीक है, ये जी से सिर्फ एन की तरफ जाने के लिए अब क्या करना है? माइनस में मूल्यह्रास कर देना है। और ये डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ यानी घरेलू से राष्ट्रीय की तरफ जाने के लिए क्या करना है? एनएफआई, जिसमें आपको क्या क्या करना होगा? एनएफआई का मतलब ये होता है प्लस कर देना है भारतीय व्यक्तियों का विदेशों का आय, भारतीय व्यक्ति जो विदेशों में कमाते हैं, और जो विदेशी व्यक्ति भारत में कमाते हैं उनको क्या कर देना है? माइनस कर देना है। इसीलिए इसको प्लस और माइनस के साथ लिखा जाता है। प्लस और माइनस के साथ, कभी एक में नहीं, ना तो प्लस लिखा जाएगा ना माइनस, दोनों के साथ लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि घाटा भी हो सकता है, नाफा भी हो सकता है। अच्छा, भारत के ज्यादातर लोग विदेशों में कमाते हैं या विदेश के लोग भारत में कमाते हैं? बताइए। ठीक है, और ये नेपाल में जाइएगा तो उल्टा हो जाता है, अमेरिका में जाइएगा तो उल्टा हो जाता है। इसलिए इसको प्लस माइनस के साथ लिखा जाता है। जिस देश का आप निकाल रहे होंगे उस देश के हिसाब से साइन आप कर लेंगे, इसीलिए फॉर्मूला में क्या लिखा जाता है? प्लस माइनस। ठीक है, चलिए समझ गए। तो नया टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, और बहुत ही जानदार टॉपिक है, हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये प्लानिंग, जीवन से लेकर अर्थशास्त्र तक दोनों में बहुत जरूरी है प्लानिंग, है ना। इसको लोग क्या कहते हैं? हम लोग योजना। योजना बताइएगा, प्लानिंग के बारे में कुछ बताइए। तो प्लानिंग के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत बताइए हमको। तो जानते होंगे, प्लानिंग तो करते हैं, करियर प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग, प्लानिंग प्लानिंग, प्लानिंग इज द लाइफ, लाइफ इज द प्लानिंग। खूब सुन रहे होंगे आप लोग, हमेशा घर में भी भाई प्लान कर लो, ये करना है, प्लान कर लो, क्या करना है, सुनते होंगे ना। ये होता क्या एक्चुअली? व्हाट डू यू मीन अबाउट द प्लानिंग? होता क्या है योजना? मतलब कुछ बताइए आम भाषा में। बहुत बढ़िया, गुड। और बताइए, और कोई? हाँ चलिए, आपका भी ठीक है, बिल्कुल सही बात है, वो भी प्लानिंग का हिस्सा है। इट्स गुड। और कोई? क्या फर्स्ट क्लास में सभी लोग अवेलेबल थे हमारे? जो लोग नहीं थे, फर्स्ट क्लास आप लोग देखें कि नहीं? रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड मिला है आप लोगों को? जो लोगों को नहीं मिला है, प्लीज हम्बली रिक्वेस्ट है, उस फर्स्ट क्लास को, सेकंड क्लास को देख लीजिए, क्योंकि हमने उसमें न्यू तैयार किया है इकोनॉमिक्स का, कि कैसे आपको पढ़ना है। वो नहीं पढ़िएगा तो वो पूरा नहीं समझ में आएगा। ठीक, तो एक बार प्लीज उसको देख लीजिएगा, आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है। और जो मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था वो जो है कि सिर्फ इकोनॉमिक्स ही नहीं बल्कि जीके जीएस का भी सेक्शन है, उससे ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। फर्स्ट क्लास से ही रिलेट करके इसको आगे बढ़ रहे हैं। पहले बताइए, आप दोनों का सही था। प्लानिंग हम लोग योजना बनाते हैं किसी चीज को करने के लिए, किसी चीज को समझने के लिए। कोई नया चीज करने जाते हैं तो पहले प्लानिंग करते हैं। आप समझ रहे होंगे, यदि आप पढ़ने भी जा रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, तो आप यही ना सोचते हैं कि कौन सा बुक पढ़ना है। वो भी एक प्लान का पार्ट ऑफ प्लान है कि बुक ये पढ़ना है, इस कोचिंग में जाना है, इस नोट्स को फॉलो करना है, इस सब्जेक्ट को हमें लेना है, ये सब पार्ट ऑफ प्लान है। इसी तरह प्लानिंग भी होता है। मैंने फर्स्ट क्लास में आपको इकोनॉमी के बारे में बताया था कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी,
कौन सा होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, कौन सा होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कौन सा होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, ये सब बताया था आपको। बताइए कौन से इन तीनों इकोनॉमी में सबसे बेहतर योजना की जरूरत कौन सी इकोनॉमी में हो सकती है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होगा, या मिश्रित अर्थव्यवस्था में होगा? इन तीन, पूंजीवादी में होगा, मिश्रित में होगा। मिश्रित के अलावा पूछे तो, पूंजीवादी और समाजवादी में पूछे तो समाजवादी में होगा। क्यों? पूंजीवादी में तो मामला क्लियर है, पूंजीवादी में कौन किसके फायदे के लिए काम करना है? पूंजीपतियों के फायदे के लिए काम करना है। पूंजीपतियों के लिए फायदे के लिए काम करना है तो उसमें प्लानिंग क्या करना है भाई? वो अपने हिसाब से प्लान बनता है। हाँ बिल्कुल, वो बात सही है, कंपनी प्लान बनाती है। हमारा बात सुनिए ना, कंपनी प्लान बनाती है, लेकिन उसका मामला जरूरत किस में सबसे ज्यादा? उसका एक ही तरीका है, प्लान बनाए या कुछ भी बनाए, उसका ध्येय क्या है? प्रॉफिट। लेकिन समाजवादी में ध्येय क्या है? गरीब वर्ग से उठाओ अमीर वर्ग तक पहुंचना चाहिए। इसलिए प्लानिंग किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल कहां रहेगा? समाजवादी पे। और हमने कहा कि हमारा जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो किसका हिस्सा है? समाजवादी और पूंजीवादी दोनों का हिस्सा है। यानी हम दोनों को मेल्ट करके जिसका जरूरत होता है वहां वो चीज को अपने यहां रखते हैं, अपने अर्थव्यवस्था में रखते हैं। तो ये प्लानिंग शब्द कहां से लिया गया है जानते हैं? ये लिया गया है समाजवादी अर्थव्यवस्था से। 1924 में सबसे पहले रसिया ने प्लानिंग बनाया और वहीं से हम इंस्पायर्ड होकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने इकोनॉमी में पार्ट ऑफ प्लान रखे हैं। तो पहला लाइन लिख लेंगे, पहला लाइन लिखिए, पहला लाइन लिखिए। योजना समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक, समाजी अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है। समाजवादी, हाँ बिल्कुल, योजना समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है। गुड मॉर्निंग सर, कहाँ है सर? क्लास स्टार्ट हो गया है, सभी लोग आ जाएंगे। दूसरे क्लास में मैं कुछ ज्यादा देर पढ़ा देता हूँ इसलिए टाइम लग जाता है। चलिए हो गया। सबसे पहले योजना 1924 में, योजना 1924 में रूस या यूएसएसआर लिख लीजिए, रसिया लिख लीजिए, रूस लिख लीजिए, अपने भाषा में रूस ही लिखिए। रूस ने प्रारंभ किया, प्रारंभ किया हो गया। अगला पॉइंट लिखिए, भारत। देखिए प्रश्न कैसे पूछेगा, पहले लिख लीजिए, उसके बाद प्रश्न का फीचर्स बता देते हैं। भारत रूस के योजना से ही, योजना से ही अपने यहां योजना प्रारंभ किया, योजना प्रारंभ किया, योजना प्रारंभ किया। ठीक है, ये हो गया। अब जरा 2 मिनट होल्ड करके क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन कैसे आएगा? सबसे पहले योजना के बारे में किस देश ने इनिशिएटिव लिया, किसने प्रारंभ किया? रूस ने। भारत योजना को कौन से देश से लिया है? रूस। सबसे पहले विश्व में योजना कहां प्रारंभ हुआ? रूस में। सबसे पहले योजना की बात कहां कब की गई? सब पॉइंट्स को क्लियर? ठीक है, चलिए अब आइए, अब यहां से योजना का सिनॉप्सिस हमने देख लिया। अब थोड़ा सा ये भारतीय संविधान, भारत के आंदोलन के बाद योजना के बारे में थोड़ा सा स्टोरी जानते हैं, कैसे योजना की प्रारंभ हुई। आप यदि भारत के आंदोलन में देखेंगे और भारत के विचारकों को देखेंगे, और भारत जब आजाद हुआ तब जितने अपने यहाँ विद्वान लोग थे, फाउंडिंग फादर्स थे, जिन लोगों ने संविधान को बनाया, उसमें आप देखेंगे हर तरह के अलग अलग विचार के लोग थे। जयप्रकाश बाबू अलग विचार रखते थे, चंद्रशेखर आजाद अलग, चंद्रशेखर आजाद तो पहले ही थे, बोस जी अलग रखते थे, गांधी अलग रखते थे। उसी में गांधी के अलावा और बिजनेसमैन भी थे। मैंने आपको बताया था शायद क्लास में स्टोरी बताते हुए कि जब असहयोग आंदोलन हुआ तो मित्रों सिर्फ गरीब गुरबों ही नहीं बल्कि कुछ और इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे, टाटा, बिरला, ये लोग गांधी के पीछे खड़े रहते थे। गांधी से कहते थे, गांधी जी घर बढ़ाइएगा मत, यदि पैसों की जरूरत होगी तो हम हैं, हम पैसा देंगे, आपको घर बढ़ाना नहीं है। तो उनका भी कहीं ना कहीं इस आंदोलन में हिस्सेदार तो वो भी हैं, बिजनेसमैन हैं या नहीं है? यदि टाटा बिरला खड़े रहे तो है ना जी, उनका भी हिस्सा है।
उसके अलावा अलग अलग विचारधारा के लोग रहे। जयप्रकाश बाबू जो कहते हैं कि पूर्ण लोकतंत्र की बात की जाए, सिर्फ एक धारा की बात नहीं होनी चाहिए, इस समाज में जो सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है उसको रोकिए मत, उसकी गति को धीरे कर दीजिए, और जो सबसे नीचे है उसकी गति को बढ़ाइए, और इन दोनों को एक बराबर जगह पे लाके खड़ा कर दीजिए, ताकि सर्वोदय हो, सबका उदय हो, सभी लोग आगे बढ़े। एक धारा के लोग इस जगह पे नहीं, अलग अलग धारा के लोग नहीं, एक धारा के लोग ही इस जमीन पे रहे, इस भारत में रहे खास तौर पे, क्योंकि भारत की मिट्टी राम राज्य को मानती है, और राम राज्य में चाहे गरीब हो या अमीर हो, दोनों एक तरह होते हैं। ये कौन सोच रखते थे? ये जयप्रकाश बाबू। अब देखिए, जब योजना की बात आई तो 1939 में जब राष्ट्रीय आय समिति बनी, मैंने बताया था 1939 में राष्ट्रीय आय समिति के बारे में, तो उसके बाद सवाल ये हुआ कि भाई आप लोग अपना अपना आइडिया दीजिए, विचार दीजिए कि देश को आगे किस तरीके से बढ़ाया जाए। इसमें कुछ लोगों ने अपना अपना आइडिया दिया। उस आइडिया में जयप्रकाश बाबू कहते हैं कि देखिए, ऐसा प्लान लाइए जिस प्लान में अमीर के ग्रोथ को क्या कर दिया जाए, स्लो कर दिया जाए, और गरीब के ग्रोथ को बढ़ा दिया जाए। इस वक्त इस तो होगा क्या कि इन दोनों के ग्रोथ में अंतर होगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे अंतर कम होता जाएगा। यही होगा ना, अमीर धीरे धीरे बढ़ेगा, गरीब तेजी से बढ़ेगा, तो आते आते गरीब अमीर के बीच की जो अंतर है वो कम हो जाएगा। देखिए, बराबर तो नहीं हो सकता, लेकिन कम हो जाएगा, तो लोग स्टैंडर्ड लाइफ अपने जीवन में जी पाएंगे। ठीक, वहीं एक विचारधारा था एम.एन. रॉय की। यदि एम.एन. रॉय को जानते होंगे, मनवेंद्र नाथ रॉय, ये कम्युनिज्म विचार के थे। तो इनका क्या, कम्युनिज्म विचार को तो जानते हैं। साम्यवादी अर्थव्यवस्था के बारे में मैंने बताया या नहीं? साम्यवादी अर्थव्यवस्था क्या कहता है कि ऐसा करो, ये अमीर जो लोग हैं ना, इनके पास ज्यादा पैसा, इनको छीन के गरीबों को दे दो। ये इनके पास ज्यादा पैसा होगा तो ये क्या करेंगे भाई, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग गरीबों पे जुल्म करेंगे, इसलिए इनके सारे पैसे को छीन को इनको न्यूट्रल कर दो, और इनके पैसे को किसको दे दो, गरीबों को दे दो। आप मार्क्स को भी देखते हैं, मार्क्स की थियोरी बहुत अच्छी है, लेकिन मार्क्स क्या कहता है, गरीबों को कहता है गरीबों तुम्हारा अधिकार है, तुम अमीरों को मार डालो, क्योंकि जब तक ये रहेंगे तब तक तुम्हें अमीर नहीं होने देंगे। मार्क्स ये कहता है, मार्क्स की थियोरी है, मार्क्स की फिलोसफी, इसलिए मार्क्स के क्रिटिक्स होता है। तो ओवरऑल थोड़ा सा इसी बात से थोड़ा सा इंस्पायर्ड होते हैं साम्यवादी लोग। खराब लोग नहीं होते हैं, गलत बात है ये। एम.एन. रॉय जैसा आदमी खराब हो सकता है, जिसने इकोनॉमी में इतना बड़ा योगदान दिया है, नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा सा जो है कि इनकी विचारधारा अमीरों के प्रति बायस्ड होती है, थोड़ा सा ये लोग अमीरों से जल टाइप से रहते हैं। और इसके पीछे भी बहुत लॉजिक है, जब आप इतिहास को पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा क्यों। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जैसे आप जनजातीय लोगों को देख रहे हैं, जनजातीय लोगों का जो जमीन होता था जहां ये लोग रहते थे, इसको अंग्रेज आए और काट काट के क्या बना देते थे, खेती करवाते थे उनसे। वो भाई उनका जगह छीनिएगा आप तो उनका घर बर्बाद हो रहा है, तो गुस्साएंगे नहीं जी, गुस्साएंगे। तो इसलिए वो लोग साम्यवादी विचारधारा से ज्यादा प्रेरित होकर लड़ने लग गए थे। तो उस वक्त क्या हो गया था कि 1947 के आसपास का दौर साम्यवादियों के लिए एक निगेटिव माना जाता था कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, ये लोग हिटलर शाही करते हैं, ये लोग लेनिन को मानते हैं, ये लोग मार्क्स को मानते हैं, है ना। तो इसको लेके थोड़ा सा ये था। हालांकि एम.एन. रॉय जो भारत में रहते थे, उन्होंने भी विचारधारा दी अपना इस योजना को लेकर। उन्होंने कहा कि देखिए, हम एक ऐसा योजना बनाएंगे जिस योजना में किसी एक चीज की बात नहीं होगी। हम प्रयास ये करेंगे, गांधी हो, जयप्रकाश बाबू हो या कोई भी हो, इनकी विचारधारा क्या कह रही है, विचारधारा तो ओवरऑल यही कह रही है ना कि गरीब और अमीर को क्या करना है, गरीब और अमीर के बीच की दूरी को क्या करना है भाई, कम करना है। योजना इसी के लिए बनाना है। योजना समाजवादी अर्थव्यवस्था का हिस्सा इसीलिए ना है कि गरीब तक भी हमारा संसाधन पहुंच सके, गरीब भी हमारे समाज में जी सके, अमीर भी जी सके। इन दोनों के बीच की जो खाई है इसको क्या कर देना है, कम कर देना है, यही ना करना है। उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, जो लोग अमीर है इनको हम जो अमीर ग्रुप है इसको हम एकदम इनके डेवलपमेंट को क्या कर देते हैं, ब्रेक, कोई विकास नहीं इनके साथ। और गरीबों के विकास को हम क्या दे देंगे, हवा दे देंगे। एक जगह पे ये दोनों आके बराबर हो जाएंगे, इनका ये कहना था। नहीं, साम्यवादी विचारधाराओं में ऐसा ही होता है। साम्यवादी जिसको एम.एन. रॉय, आप समझ रहे हैं, समाज में रहने वाला व्यक्ति जिसके पास पैसा हो, जो कभी असहयोग आंदोलन में हाथ लगा के गांधी के पीछे खड़ा था, वो इस बात को मान पाएगा, कभी नहीं मानेगा। और क्या ये सही भी है कि कभी आंदोलन की जरूरत पड़ती तो पीछे टाटा बिरला जैसे लोग खड़े होते थे कि कोई बात नहीं है गांधी, आप परेशान मत होइए, हम आपके साथ हैं, आप हमारे देश की आन बान शान है, यदि पैसों की जरूरत पड़ेगी तो हम आपके पीछे खड़े हैं। आप उसके डेवलपमेंट को रोक दीजिएगा, आम बात है नहीं। तो 4-5 तरह की विचारधाराएं दी गई। इन सबको देख के क्रिस्प करके 1950 में नेहरू की सरकार ने सबको सोचने के बाद सबकी अच्छाइयों को लेकर और फिर वही मिश्रित अर्थव्यवस्था वाली नीति अपनाती है। और हमारे यहाँ कौन सा योजना ला देती है, पंचवर्षीय योजना। आप लोगों को पता होगा पंचवर्षीय योजना के बारे में, तो इस पे बात करेंगे।
पहले जिन जिन ने जो जो अवधारणाएं दी हैं उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा बात कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा जान लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहले जो प्लान दिया 1944 में, अभी सुन लीजिए, उसके बाद लिखवाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जिनने 1944 में प्लान दिया वो वही 8 उद्योगपति थे, समझ गए, जिनने गांधी के पीछे कभी आंदोलन में खड़ा हुआ करते थे। अब उद्योगपति देश को गवर्न करने के लिए प्लान बनाएंगे इकोनॉमी के मेथड से, तो किसके लिए बनाएंगे, किस मेथड से बनाएंगे भाई? उद्योगपति तो उद्योगपति ही है, क्या सोचेगा वो? फायदा किस विचारधारा से प्रेरित होकर वो बनाएगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से। तो उनके बात को मानना भी नहीं है, काटना भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आंदोलन में उनका भी बड़ा हाथ है। तो पहला प्लान जो भारत में दिया गया 1944 में, वो भारत के 8 उद्योगपतियों द्वारा दिया गया, जिसको हम लोग कहते हैं बॉम्बे प्लान। लिखिएगा बॉम्बे प्लान, बॉम्बे प्लान लिखना स्टार्ट करिए। बॉम्बे प्लान लिख लिए आप लोग? नीचे लिखेंगे यह प्लान 1944 में 8 उद्योगपतियों के द्वारा दिया गया। 8 उद्योगपतियों के द्वारा दिया गया। ठीक है, 8 उद्योगपतियों को द्वारा दिया गया, लिख लिए। अगला पॉइंट लिखिएगा, ये कौन सी विचारधारा से प्रेरित होगा? लिख लीजिए खुद से, यह पूंजीवादी विचारधारा से प्रेरित था। यह पूंजीवादी विचारधारा से प्रेरित था। ये सब इकोनॉमिक्स के नजर से ही नहीं, आपके जीके जीएस के नजर से भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये आपके राष्ट्रीय आंदोलन का भी पार्ट हो जाएगा, ये आपका जीके जीएस का भी पार्ट हो जाएगा। ये सब 1947 के दौर की बात है। फेमस समर्थक अमेरिका, भारत में पूंजीवादी के समर्थक 8 इंडस्ट्रियलिस्ट, जो टाटा, बिरला, ये लोग थे। जमुनालाल बजाज का नाम सुने आप लोग? ये सब थे। लेकिन एमएन रॉय नहीं, देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का खुलकर कोई समर्थन नहीं किया। सबको पता है कि भारत में कौन से लोग हैं भाई ज्यादा। आप किसका वोट लेने, चाहे आप लुई फिलिप का शर्ट पहनते हैं, नेताजी लुई फिलिप का बेशक कुर्ता पहन रहे होंगे, लेकिन गांव में जाते हैं तो क्या कहते हैं? गरीब, हम भी गरीब थे, हम भी गरीब गांव से हैं, हम भी घर से हैं। तो ये मात्र एक भारत ऐसा देश है जहां चाहे लुई फिलिप का पहन लीजिए, पीटर इंग्लैंड का शर्ट पहन लीजिए, लेकिन नेताजी जैसे गाँव में जाएंगे उनका आवाज बस किसान वाला निकलेगा, एकदम गाँव वाला। तो ये आज से नहीं हो रहा है, वो पहले ही से होते रहता है, इससे ना निश्चिंत रहिए इसके लिए। वो अलग बात है कि मतलब अब चाय जो अंग्रेज पीते थे तो वो क्या कहते थे? चाय पीते थे तो वो चाय तो उनका अपना डिस्क था, वो जानते हैं कैसा चाय पीते? लाल चाय पीते थे, वो दूध वाला चाय नहीं पीते थे। भारतीय अपने कलाकार आदमी, बात कहेंगे तुम लोग तेज बनोगे, हम इसमें दूध डाल के पूरे विश्व में अलग चाय का डिस्क बना देंगे। दूध में चाय पत्ती डाल के चाय बना दिया, और तुम्हारा चाय नहीं हमारा चाय है, ये देखिए दार्जिलिंग का चाय। तो ये भारतीयों का अपना स्वैग अलग है कि तुम करो कुछ भी, हम अपने तरीके से अपने में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन वो अपने, उनकी गलती थी। भारतीय समझ जाते हैं अपने आप को, चाहे उनके पास पैसा हो जाएगा, कैसे आम लोगों के बीच में जाकर मेल्ट हो जाना है। लेकिन अंग्रेज यही नहीं समझ पाए, वो लाल चाय पीते थे, दिखा दिखा के डिस्क पहनते थे। भारतीय क्या किए? दूध में चाय पत्ती डाल के चीनी बनाना बताया, सुनो तुमसे बढ़िया डिस्क हमारा है, जाके देखो विश्व में हमारा चाय बिकता है, तुम्हारा नहीं। किसने सिखाई? भारतीयों ने सिखाया। दूसरा, वो लोग अंग्रेज क्यों भगाए गए जानते हैं? इसके पीछे रीजन यही था, वो पूरा प्रयास करते रुकने के लिए, लेकिन उन्होंने कभी भारतीयों के रुख को समझा ही नहीं। अरे मूर्खों, तुम किससे पंगा ले रहे हो? ये कौन कह रहा है? ये नहीं, इतिहास नहीं, आपका कहना सही है, आप विश्व इतिहास के बारे में कह रहे हैं ना, आपका कहना सही है। एक बात से सीख लीजिएगा, 1942 में महात्मा गांधी जब बोले ना भारत छोड़ो आंदोलन, उसके पहले ये जब आंदोलन आपको सर पढ़ाएंगे हिस्ट्री वाले तो बताएंगे कि बहुत प्योर प्लान्ड था वो। इस तरीके से व्यक्तिगत आंदोलन किया गया कि कहा गया कि अब हम लोग सेंट्रिक आंदोलन नहीं करेंगे, हम इस तरह का आंदोलन करेंगे कि यदि तुम हमको अरेस्ट कर लोगे ना तो हम दूसरा तैयार कर दिए हैं, दूसरा अपना करेगा, फिर दूसरा करोगे, तीसरा करेगा, तीसरा करोगे, चौथा करेगा। ये उस वक्त पूरा तैयार हो गया था। और जब इस पॉलिसी को अपना लिया गया ना, तभी गांधी समझ गए थे कि अब देश को बहुत लोग नहीं रोक सकता है। दूसरा बात, इसमें
इंग्लैंड के एक व्यक्ति को फायदा हो गया द्वितीय विश्व युद्ध से, जानते हैं किसको? क्लीमेंट एटली को। क्लीमेंट एटली 1928 में एज ए मेंबर आया हुआ था साइमन कमीशन के साथ, समझ गए। और जब 1945 में उसका 1947 में जब अपना देश आजाद हो रहा था तो प्रधानमंत्री वहां का वही था। उसको मोरल सपोर्ट मिल गया भारतीयों की तरफ से। वो क्या बोला? तुम्हें हम डोमिनियन स्टेटस देंगे, हम तुम्हें आजाद कर देंगे, तुम हमें प्रधानमंत्री बनवा दो। मोरल सपोर्ट मिल गया, ध्यान रखिएगा इस बात को। ये मत कहिए कि इसके कारण था, आजाद तो होना था, इसमें कोई रोक नहीं सकता था। 5 साल बाद होता मान सकते हैं, लेकिन आजाद 1935 में ही तय हो चुका था। हाँ वो बात, हाँ बिल्कुल सही बात है, दलाल मिल जाते, आपका कहना सही है। लेकिन 5 साल बाद या 7 साल बाद जिस गांधी जैसे लोग, अंबेडकर जैसे लोग, एम.एन. रॉय जैसे लोग, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग जब तक थे, तब तक भारत माता इस बात के लिए निश्चिंत थी कि ये देश आजाद होगा। इसके लिए अब आप जो कह रहे हैं वो पर्सपेक्टिव अच्छा नहीं है, अपने लोगों के पक्ष में बात करी, है ना। खैर चलिए, नहीं इतिहास कभी सही बात बोलता ही नहीं है, आप गलत बता रहे हैं। इतिहास सही बात बोलता ना तो आप जाके पिथौरागढ़ के राजा का नाम आपको कहीं नहीं मिलता है जो जाके अफगानिस्तान तक जीत के आया था, लेकिन वही मोहम्मद गोरी का नाम मिलता है जो आके दिल्ली में लड़ गया। इतिहास जितने लिखा उसके हिसाब से इतिहास बोलता है, लेकिन हम लोग पढ़ने वाले लोग हैं, हम लोग एग्जाम देने वाले लोग हैं। हमारा काम वो है जो बुक में पूछता है, जो एग्जाम में आता है उसको पढ़ना, ये सब चीजों को नहीं देखना। कभी देखेंगे एथिक्स पढ़िएगा ना, इसमें यूपीएससी में पेपर 5 में, तो उसमें यही बताया जाता है कि आप जो है कभी बायस्ड मत होइए। क्या आपको क्या होना है, जिस हिसाब से कंटेंट है उस हिसाब से बात कीजिए। लेकिन यदि आप सही तरीके से इतिहास को जानिएगा तो अब आपको पता चलेगा सही तरीका से कि उन्हीं का पक्ष नहीं, अपने पक्ष को भी पढ़ के तो पता चलेगा कि हम भी कमजोर नहीं थे। आप जयचंद जैसे लोगों से हरवा देते हैं पृथ्वीराज चौहान को, और उसके बाद कहते हैं कि आप बहुत मजबूत है, जिसको पकड़ के पीटा था पृथ्वीराज चौहान ने, आप और उसको उसका तारीफ करते हैं और पृथ्वीराज चौहान को गिरा देते हैं। गलत बात है, ऐसा मत कहिए। उसके अलावा आपको ऐसे बहुत सारे, आप जानते हैं दाहिर से जब लड़ने आया था मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले, तो दाहिर ने उसको इतना मारा था कहिए मत, लेकिन फिर भी धोखाबाजी करके जीत गया। उसके अलावा आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, कोई भी आक्रांता बाहर से आया हो आप देख लीजिएगा, वो अकेले नहीं जीता है बिना कॉन्स्पायरेसी रचे। और भारत के योद्धाओं में इतनी अकेले ताकत है, भीम द्वितीय हुआ करता था गुजरात का शासक, जानते हैं, इतना मार मारा मोहम्मद गोरी को ना, बांध के रख लिया था, उसकी माँ छोड़ा दी, भीम द्वितीय की माँ छोड़ा दी, वरना मोहम्मद गोरी की औकात नहीं थी दोबारा भारत में हाथ लाद दे। लेकिन आज भीम द्वितीय को कहीं नहीं मिलेगा, किसका मिलेगा? मोहम्मद गोरी की चर्चा मिलेगा इतिहास में, देखें आप, क्योंकि उस वक्त के इतिहासकार अलबरूनी, इब्न तूता, ये सब हुआ करते थे, और इन लोगों ने किसकी चर्चा की है? बात समझ गए ना बात, ये चक्कर। और हमारा जो शास्त्र था, हमारा जो इतिहास था, उसको जला दिया किसने? खिलजी जैसे लोगों ने। ऐसे थोड़ी हमारे यहाँ के लोग लिखते हैं कि जब नालंदा जल रहा था तो कई सालों तक उसकी धमक, उसकी धुआं बिहारियों के, भारतीयों के आंखों तक और नाकों तक पहुंचती रहे, इसलिए लिखते हैं। वो धुआं नहीं था भाई, इतने 1 साल तक थोड़ी जलेगा। कहने का मतलब उसका दुख रहा हम सबके पास, क्योंकि तुम लोगों ने हमारे शास्त्रों को जला दिया, तुमने हमारे किताबों को जला दिया, इसका दुख रहा हम लोगों के पास। वो व्यंग्यता पूर्वक लिख रहे हैं, ये सब बातें थी। ऐसा नहीं है कि हम लोग के पास, उसके बाद कुछ उस वक्त जाहिल लोग भी थे, लक्ष्मण सेन जैसा लोग, जब खिलजी आता है, अटैक करता है बिहार में, तो बंगाल से भागने लग जाता है। कुछ जाहिल लोग भी उस वक्त थे, ऐसा नहीं कि जाहिल लोग नहीं थे, कुछ भारतीय भी थे जो धोखा दिए हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, इस बात को भी मानते हैं। लेकिन भारतीय शासकों में भी इतनी ताकत थी कि यदि वो अपने आप पे आ जाए तो अकबर जैसे लोगों को झुका देते थे, और अकबर ट्रीटी करने के लिए अग्री हो जाता था, समझ गए ना। ऐसा नहीं था। लेकिन इतिहास जो रचाया गया, लिखा गया, वो उस वक्त के कंडीशनल, उस वक्त के लोगों के द्वारा लिखा गया, तो जो लिखा गया वही हम लोगों को पढ़ना है। खैर छोड़िए, इतिहास में हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ थे? पूंजीवादी विचारधारा। पूंजीवादी विचारधारा खुलकर किसी ने समर्थन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि पहले ही पैसे को लेकर ही तो ये व्यापारिक लोग आए थे और शोषण कर रहे थे। तो आपको लगता है कि इतना शोषण होने के बाद भी हम लोग पूंजीवादी विचारधारा को डायरेक्ट करेंगे? कभी नहीं करेंगे। कभी फ्रांस लूटता है, कभी डच लूटते हैं, कभी पुर्तगाली लूटते हैं, कभी कौन लूटता है? अंग्रेज लूटते हैं। और उसके बावजूद भी हम उनके बातों को या उनके विचारधाराओं से प्रेरित होंगे? कभी नहीं होंगे। ठीक, इसलिए पूंजीवादी विचारधारा को आगे लाकर किसी ने बात नहीं किया। इंटरनली सपोर्ट जरूर करते थे। इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो किसके बारे में बात करेंगे? इंडस्ट्री के बारे में। इसीलिए इस प्लान को टाटा बिरला प्लान के नाम से भी जाना जाता है। लिखिए इस पॉइंट को, इस प्लान को टाटा बिरला प्लान के नाम से भी जाना जाता है। अब आप लोग रैपिड मोड में आ जाइए पढ़ने का, अब समय नहीं है, समझ गए हैं कि हम डेली 10 घंटा से 12 घंटा रगड़ के पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। 10 घंटा कम से कम, रुकना नहीं चाहिए इस पर। रिजल्ट 9th 10th वाले लोगों का कॉम्बिनेशन
हिस्ट्री इकोनॉमिक्स वाले कितने लोग हैं इसमें? इकोनॉमिक्स वाले कितने लोग हैं? बस आप ही हैं कॉम्बिनेशन इकोनॉमिक्स, आप भी हैं 2 लोग। चलिए ठीक है, हम आप लोगों के लिए सोर्स दिलवा देंगे और गाइड कर देंगे, एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेंगे, निश्चिंत रहिए। ऑनलाइन में भी बहुत लोग हैं। हमने क्या कहा कि टाटा बिरला प्लान भी इसको कहते हैं। आपको पता है ये किससे संबंधित था भाई? 8 उद्योगपति जो लोगों ने असहयोग आंदोलन से लेकर बहुत सारे आंदोलनों में गांधी का साथ दिया। अब इसके बाद आता है एक श्रीमंत सीतारमैया करके थे। श्रीमंत सीतारमैया वो नहीं, पट्टाभी सीतारमैया नहीं है, ये दूसरा सीतारमैया है। इनका ये भी गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित थे। और आप जानते हैं कि जब देश आजाद हो और गांधी की बात ना हो, जब देश का कोई योजना बने और गांधी की बात ना हो, क्या संभव है? वो गांधी जो देखता है, बिहार में चंपारण आंदोलन में आता है और देखता है कि हम चंपारण आंदोलन में जाते हुए देखता है कि इस देश की, बिहार की, इस देश का ही एक हिस्सा है जिस बिहार के ठंड से एक औरत कलप रही है, रो रही है और उसके पास कपड़ा नहीं है। गांधी अपने सारे सूट बूट निकाल के फेंक देता है और कहता है कि जब तक इस देश के हर नागरिकों पे कपड़ा नहीं आएगा तब तक हम कपड़ा नहीं पहनेंगे। आप देखेंगे उसके बाद हमेशा एक धोती पे रहे गांधी। वो गांधी, उस गांधी की बातों को क्यों नहीं मानेंगे? उस गांधी के फिलॉसफी को क्यों नहीं अपने इकोनॉमिक्स प्लान में इन्वॉल्व करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो उसके बाद उनका प्लान आता है, ध्यान लिखिए उसके बारे में, जिसको कहते हैं गांधीयन प्लान। गांधीयन प्लान, गांधीयन प्लान। अगला गांधीयन प्लान। गांधीवादी योजना से प्रेरित था। गांधीवादी योजना ये दिया था श्रीमन नारायणन ने। श्रीमन नारायणन ने, इनका बहुत पुराना बड़ा नाम है, श्रीमन नारायणन, ऐसे लिख लीजिए। श्रीमन नारायणन ने दिया था 1944 में ही। हम लिखवाते हैं, रुकिए, इस प्लान को लिखिए। इस प्लान को श्रीमन नारायणन ने 1944 में दिया। 1944 में दिया। सीमा कुमारी, मैं भी हूं इकोनॉमिक्स से। हाँ बिल्कुल, आप लोग निश्चिंत रहिए। जी जी जी, चलिए ठीक है, मैं बता दूंगा। 1944 में श्रीमन नारायणन ने दिया, लिख लिया आप लोग। यह प्लान गांधी जी की विचारधाराओं से प्रेरित था। यह प्लान गांधी जी की विचारधाराओं से प्रेरित था। गांधी जी के विचारधाराओं से प्रेरित था। अब गांधी जी की विचारधारा क्या थी आप लोग जानते हैं? इसके बारे में ध्यान से सुनिए। हाँ, दोनों 44 में ही है। वो तो अपना अपना, दोनों टीम अलग है तो अपना वो दे रहे हैं, अपना ही। अब प्लान देना है तो 4 आदमी इसमें बैठा है तो हम बोलेंगे भाई बताइए यहाँ से ऊपर जाना है, कौन कौन से रास्ता से जाएंगे। तो कोई कह देगा रस्सी पकड़ के ऊपर चढ़ना है, कोई कहेगा सर फान के, कोई कहेगा सर उड़ के, कोई कहेगा सर सीढ़ी से। ऐसा हो सकता है ना? उसी तरह ऐसा भी था, जिसको जब आया आइडिया तब दिया, वो अपना प्लान था। गांधीवादी योजना। अब गांधी के प्लान के बारे में जानते हैं। गांधी सोचते क्या थे? गांधी के, आप रॉ को समझ, ग्रास को समझिएगा, जिसपे गांधी काम करते थे। गांधी हमेशा किस ग्रास पे काम किए हैं? रूट पे, नीचे। गांधी किसी को देखते हुए अपना ये कहते हैं कि हम एक कपड़ा पे रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। गांधी का उसमें इकोनॉमिक एक संदेश भी है, इकोनॉमी से संबंधित संदेश भी है। वो उस गरीब लोगों की बात कर रहे हैं। आज गांधी के इकोनॉमिक जो पॉलिसी है, इसको कौन फॉलो कर रहा है विश्व में जानते हैं? चाइना। चाइना इतना आगे है, तो इसलिए आगे नहीं है कि वो, उसकी अपनी पॉलिसी है। आपको पता है गांधी ने क्या कहा? कुटीर उद्योग, याद है आपको? सूता चलाते हुए। गांधी इसलिए नहीं कह रहे हैं, गांधी को वही बात याद था कि जब हम देख रहे हैं कि गांव की एक लड़की, गांव की एक औरत कपड़ा के कारण ठंडी से कप रही है, यदि उसके हाथ में, उसके अधिकार में यदि जॉब होगा, उसके घर में कोई काम होता रहेगा, तो वो कम से कम भूखे तो नहीं मरेगी, कपड़ा के लिए तो नहीं लड़ेगी। समझ गए बात? इसलिए गांधी ने कहा सबसे पहले कुटीर उद्योग, स्मॉल इंडस्ट्री को स्टार्ट करो। और इसको कौन फॉलो कर रहा है अभी? चाइना। चाइना के हर घर में जाइएगा मोबाइल की फैक्ट्री मिल जाएगी। चाइना के हर बच्चों को स्किल्ड कर दिया जाता है 5 क्लास के बाद कि तुम टेक्निकली सीख जाओ, तुमको ये काम करना है। इसीलिए चाइना आज आगे है। चाइना उड़ चाहे कितना भी ले, लेकिन आज भी किसकी नीति को अपनाता है? हमारे दिए हुए, हमारे
बुजुर्गों के दिए हुए नीतियों को अपनाता है, ठीक है। इसलिए चाइना हम्बली हम लोगों से देखिए कितना लड़ लेता है, लेकिन एक बार आके हम लोगों से मिल जरूर लेता है। कुछ दिन बाद देखिएगा 2 4 5 6 महीना बाद लड़ाई कर लेगा, फिर आके हम लोगों से मिल लेगा। उसको पता है कि आज भी हम किसके रूट पे काम कर रहे हैं, गांधी के रूट पे काम कर रहे हैं। हम विवश हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे कारण है, डाइवर्सिफाइड बात करेंगे इस पे कभी। तो गांधी किस किस के बारे में बात करते हैं, पहले लिखिएगा कुटीर उद्योग। इस योजना में गांधी कुटीर उद्योग के बारे में बात करते हैं। इस योजना में गांधी नहीं बल्कि गांधीवादी विचारधारा, इस योजना में गांधीवादी विचारधारा कुटीर उद्योग के बारे में बात कर रहा है। समझ तो आ रहा है ना आप लोगों को, इतना एक्सप्लोर करके बता रहे हैं, समझ तो आ रहा है। बस ये सब बता इसलिए रहे ताकि आप लोग समझ जाइए, है ना, नहीं तो ऑनलाइनर लिखवा के हम आगे बढ़ जाते हैं, समझाते हुए याद हो जाएगा। उसके अलावा गांधी का एक और सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। हाँ, ब्रिटिश कौन सा, न्यासिता, ट्रस्टीशिप। गांधी क्या कहते हैं, और इस सुनिए पहले ध्यान से, उसके बाद लिखिएगा। गांधी क्या कहते हैं, ये जो प्रॉपर्टी है, तुम पैसे कमा लिए हो, ये सिर्फ तुम्हारा नहीं है, इस पे उस समाज का भी हक है। इसीलिए ये प्रॉपर्टी किसके नाम से कर दो, तुम अपने साथ साथ इस समाज के नामों से भी कर दो, ट्रस्टीशिप के नामों से भी कर दो, ताकि जो गरीब लोग हैं, जिनका शादी नहीं हो पा रहा है, जिनको खाना नहीं मिल रहा है, वो भी इसका यूज कर सके। तब तुमने समाज के लिए कुछ काम किया है। उसको कहते हैं न्यासिता का सिद्धांत। ट्रस्टीशिप सुने हैं, ट्रस्ट जानते हैं, ये किसका दिया हुआ फिलॉसफी है, गांधी का। फिलॉसफी ऑफ ट्रस्टीशिप किसने दिया, गांधी ने दिया इस भारत को। न्यासिता का सिद्धांत इसको हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, न्यासिता का सिद्धांत। न्यासिता का सिद्धांत लिखिए। इस योजना में गांधीवादी विचारधारा, लिख लीजिए, अलग पॉइंट लिख लीजिए, ठीक रहेगा। ये पूछ देता है न्यासिता का सिद्धांत किसके विचारधाराओं से संबंधित है, किसके, न्यासिता होता है इसको हिंदी इंग्लिश में ट्रस्टीशिप, ट्रस्ट तो जानते होंगे, ट्रस्टीशिप बोलते हैं। ट्रस्टीशिप, ट्रस्ट जानते हैं ना बहुत सारे। हाँ हाँ, योगदान करना भाई, समाज में योगदान करना, ट्रस्टीशिप। न्यासिता का सिद्धांत, इस योजना में गांधीवादी विचारधारा न्यासिता के सिद्धांत को भी मुख्य धारा में गांधीवादी विचारधारा का सिद्धांत, न्यासिता का सिद्धांत भी मुख्य धारा में रखा गया था, मुख्य धारा में रखा गया था। सॉरी, ऑब्वियसली गांधी ने, ये गांधीयन प्लान दिया था श्रीमन नारायणन ने, जो गांधी के एक स्टूडेंट थे। अब गांधी एक विचारधारा है ना, गांधी एक बहुत बड़ी हस्ती है ना, अब गांधी थोड़ी प्लान बनाएंगे महाराज। गांधी के का कोई डिसिपल गांधी के इसी से थे, कौन, श्रीमन नारायणन, और इन्होंने गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित होकर प्लान बनाया था, और गांधी ने कंसेंट जताया था कि हाँ भाई हम इसको अग्री करते हैं, ये हमारे विचारधारा से प्रेरित है ना। अब इतना बड़ा हस्ती अब थोड़ी खुद बैठ के प्लान बनाएगा, उस वक्त तू तो खुद भी जीते। न्यासिता का सिद्धांत दिया है महात्मा गांधी ने, लेकिन इसके आधार पर जो प्लान बनाया वो किसने बनाया, इज इट ओके, समझ गए। चलिए, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत हो गया दोनों। अब आप हमको एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जो गांधी के विचारधाराओं से प्रेरित होकर कार्य कर रहा था अभी रिसेंटली, कोई प्रेसिडेंट है, बताइए। बिल्कुल सही बात, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि इस देश का जो रूट है, देश का जो ग्रास है, वो गांधी से बनता है, और गांधी को हम लोग भूल रहे हैं। और गांधी हमेशा किसकी बात करते थे, गांधी बात करते थे गांव में रहने वाले लोगों को, ग्रामीण, रूरल डेवलपमेंट, किसको, रूरल डेवलपमेंट को लेके। यानी वो कहते थे देखो शहर के लोग को डेवलप कर ही रहे हैं, लेकिन गांव के लोग को यदि तुमने डेवलप नहीं किया तो क्या अपना देश यानी भारत माता का प्राण कहां बसता है, गांव में बसता है। और यानी तुम उसको संरक्षित नहीं कर रहे हो, अर्थात ये कि भारत माता का तुम सही रूप से संरक्षण नहीं दे रहे हो। तो ये कौन कहता था, गांधी कहते थे। जब एपीजे अब्दुल कलाम 2003 में, उस वक्त के आसपास, ये जब 2003 के आसपास जब इनको प्लान के बारे में पूछा गया तो इन्होंने एक बात बताया, कहा कि जो गांधीयन प्लान श्रीमन नारायणन ने दिया है हम उसको मॉडिफाइड करेंगे, और मॉडिफाइड करके एक नया प्लान दिया उस वक्त, न्यू गांधीयन प्लान। किसने दिया,
एपीजे अब्दुल कलाम ने। यह भी महात्मा गांधी के विचारधाराओं से प्रेरित थी, लेकिन इसमें बहुत सारे नए नए टर्म्स को जोड़े गए। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना अपने गांव में देख रहे होंगे, नरेगा, किसके थ्रू स्टार्ट किया गया था? यही एपीजे अब्दुल कलाम के न्यू गांधीयन प्लान के फिलॉसफी के बाद उसको स्टार्ट किया गया। कहा उन्होंने कि क्या गांव के लोगों को विकास करने के हक है या नहीं है? यदि हक है तो आप उसको रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? यदि हक है तो आप उसके लिए काम क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं सरकार को? और उन्होंने उसी से प्रेरित होकर एक नया प्लान बनाया, इसी गांधीयन प्लान से प्रेरित होकर, जो 2003 में उन्होंने बनाया, वो था न्यू गांधीयन प्लान। क्या इसके बारे में भी हम लोग यही पढ़ ले? न्यू गांधीयन प्लान लिख लीजिए, न्यू गांधीयन प्लान, इसी में नीचे रेड पेन से हाईलाइटेड करके लिखिएगा, न्यू गांधीयन प्लान। जी, ये 2003 में दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? हमारे ससम्मानित एपीजे अब्दुल कलाम जी। एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इन्होंने जानते हैं क्या कहा? इन्होंने कहा कि सरकार काम तो कर रही है, ठीक है, लेकिन क्या सरकार उन लोगों के लिए काम कर रही है जिनके पास काम नहीं है? आप प्लान पे प्लान बना रहे हैं, आप नई नई स्कीम्स ला रहे हैं, आप नए नए वादे कर रहे हैं, लेकिन क्या सरकार ऐसा कुछ काम कर रही है जिससे ग्रास ठीक हो? यानी ग्रास का मतलब क्या है? गांव के लोग, वो उनका डेवलपमेंट हो, ऐसा तो कर नहीं रही। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने एक प्लान दिया। उन्होंने कहा देखो ऐसा करते हैं, ये दो तरह के लोग हैं, एक है ग्रामीण और एक है शहरी। यानी ये गांव के लोग हैं, ग्रामीण इसको लिख देते हैं, और ये कहाँ के लोग हैं? शहरी, अर्बन एरिया, अर्बन इंग्लिश में लिख देते हैं, शहर के लोग इंग्लिश बोलते हैं इसलिए इंग्लिश में लिख दिए, याद रहेगा। उन्होंने कहा कि लोग गांव से कहां भाग के आ रहे हैं? किस कारण से भाग रहे हैं? ये रोजगार के लिए भाग रहे हैं, रोजगार इनको चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई गांधी जिस बात को कहते हैं कुटीर उद्योग, उसको तो आप मान नहीं रहे हैं। गांधी जी इस बात को कहते हैं कि गांवों में भारत माता की प्राण बस्ती, आप उस बात को मान नहीं रहे हैं, क्योंकि कारण ही ऐसी है, सरकमस्टांसेस ऐसे हैं कि हम उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या ये गांव के लोग जो शहर में भाग रहे हैं, यानी भारत माता के प्राण में कमी नहीं हो रही है, भारत माता के संरक्षण में कमी नहीं हो रही है, भारत माता के जो रेपुटेशन है उसमें कमी नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। उन्होंने कहा देखो इसका एक ही तरीका है गांव के लोगों को डेवलप करने का, अब हम बताएंगे आपको क्या तरीका है। तो गांधी ने कहा ऐसा करो, यहाँ के लोगों को क्या दो? रोजगार दो, और जब तुम रोजगार दोगे तो यहाँ के लोग क्या होंगे? यहाँ के लोग होंगे धीरे धीरे डेवलप। और रोजगार, एम्प्लॉयमेंट एकमात्र ऐसा चीज है, आप इकोनॉमिक तरीके से देखेंगे तो आपको रोजगार मिलेगा। मान लीजिए आज आप नहीं कमा रहे हैं, आज आप नहीं कमा रहे हैं, तो आपका महीने का खर्चा खूब होगा, 1000 रुपया होगा, 2000 होगा, 3000 होगा। जैसे ही कल आप 40,000, 50,000, 60,000 उठाइएगा टीचर बन के, आपको महीने का खर्चा कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। एक बात बताइए, वो 3000 कहां बदल गया भाई? 3000 कहां बदल गया? 10,000 में बदल गया। क्या ये 10,000 में जो बदला है, इससे आप बाजार में वस्तुएं खरीद रहे हैं? और जब वस्तुएं खरीदेंगे तो क्या वहां वस्तु खरीदेंगे तो डिमांड उस बाजार की बढ़ेगी या नहीं? और डिमांड बढ़ेगी तो उसको पूर्ति करने के लिए लोगों की जरूरत होगी या नहीं? तो उन्होंने कहा कि रोजगार से रोजगार बनता है, आप इन गांव के लोगों को रोजगार दीजिए, और जब आप रोजगार देंगे तो इनके पास पैसा आएगा। जब ये पैसा आएगा तो ये बाजार में इनका परचेजिंग पावर बढ़ेगा, खरीदने की क्षमता बढ़ेगी, और जब खरीदने की क्षमता बढ़ेगी तो वस्तुओं का मांग बढ़ेगा, और वस्तुओं का मांग बढ़ेगा तो वस्तुओं की पूर्ति के लिए और रोजगार की जरूरत पड़ेगी। तो हम रोजगार से रोजगार का सृजन करेंगे, अपनी इकोनॉमी को धीरे धीरे स्टैब्लिश कर लेंगे। पहला हमारा काम क्या है? ग्रास पे चोट करना। गांव के लोगों को काम दीजिए किसी हालात में। और इसमें इन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात को बताए, नरेगा एक प्लान आया, आप जानते हैं, सब लिखवाएंगे, अभी बस समझ लीजिए। नरेगा एक प्लान आया और सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात का प्रॉमिस करे कि यदि आप काम नहीं दीजिएगा साल में 365 दिन में कम से कम 200 दिन, तो आप क्या करेंगे? 200 दिन काम नहीं देंगे तो आप प्रॉमिस करिए कि इस 200 दिन का पैसा हम अपने लोगों का क्या देंगे? फ्री में देंगे। इस बात को प्रॉमिस करें हम उस गांव के लोगों से, ताकि गांव का लोग शहर की तरफ भागने से ना रहे, गांव में ही रहकर कुछ काम करे, ताकि गांव क्या हो? धीरे धीरे डेवलप करने लग जाए। तो ग्रामीण विकास के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया किसने? एपीजे अब्दुल कलाम ने, इस गांधीयन फिलॉसफी को समझते हुए। दूसरा बात, एक और बात बताइए,
क्या गांव में बाजार कम है या शहर में? बाजार कहाँ ज्यादा है? क्यों बाजार ज्यादा है? क्योंकि खरीदार ज्यादा है। बाजार वही बनता है जहां खरीदने वाले होते हैं। उन्होंने कहा कि गांव में बाजार ही नहीं है भाई, बिजनेस वाले बिजनेस करेंगे कैसे? तो गांव में बाजार बनाने के लिए लोगों के पास क्या होना चाहिए? पैसा। और पैसा तभी आएगा जब रोजगार देंगे। जैसे ही रोजगार दीजिएगा तो रोजगार से रोजगार तो सृजन होगा ही, रोजगार से बाजार की भी, वहां के लोगों को बाजार की जरूरत पड़ेगी, और जब बाजार की जरूरत पड़ेगी तो बाजार खुलेगा, उस बाजार में भी लोग इंप्लॉयमेंट लेंगे, बेचने वाला भी तो कमा रहा होगा, फायदा होगा, तो उसको भी फायदा होगा। हम अच्छे तरीके से ग्रामीण क्षेत्र को धीरे धीरे डेवलप कर लेंगे यदि हम इस ग्रास पे काम करें तो। इस फिलॉसफी को किसने दिया? एपीजे अब्दुल कलाम ने। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि ये फिलॉसफी हमारी फिलॉसफी नहीं है, ये गांधी के विचारधाराओं से प्रेरित होकर हम इस फिलॉसफी को दे रहे हैं। समझ गए? और एपीजे अब्दुल कलाम ने इस फिलॉसफी को दिया, और एपीजे अब्दुल कलाम के फिलॉसफी को देने के बाद बहुत सारे स्कीम्स आए, जिसमें बहुत मील का पत्थर साबित कौन सा होता है? नरेगा। नरेगा को देख लीजिए, सरकारें बदल गई लेकिन नरेगा का नाम मनरेगा हो गया, नरेगा नहीं बदला, क्योंकि एक ऐसा ये मतलब पॉइंट है, यदि आप इसको चेंज करेंगे तो पूरा फिलॉसफी बदल जाएगी इकोनॉमी की, इसलिए इसको आप नहीं बदल सकते हैं। इसको या तो आप प्रमोट करेंगे, बेहतर करेंगे, लेकिन इसको आप बदल नहीं सकते हैं। समझ गए? और ये 200 डेज वाली गारंटी आज भी है। अलग बात है मुखिया जी मार देते हैं, वो अलग बात है, मुखिया जी पैसा मार देते हैं, अलग बात। अब क्या करिएगा भाई, अपने आदमी अपने को मार रहा है, काहे गरीब आदमी को मार रहे हैं आप? कम से कम वहां तो छोड़ दीजिए इस चीजों को। इतना तो ग्रास के लोगों को ध्यान देना चाहिए कि 200 दिन का पैसा जो मिल रहा है उस पर, और आम जो गांव का गरीब व्यक्ति है उसको भी जो है ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। या तो काम करेंगे नहीं तो ये स्टडली पैसा लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब गरीब व्यक्ति का भी कम ये, वो मुखिया इसे जाके मिल जाता, थोड़े तू थोड़े हम, काम कहीं और कर रहा है, ये गलत बात है, इसको नहीं करना चाहिए। इस एपीजे अब्दुल कलाम की जो फिलॉसफी है, इतना बंदे ने मेहनत किया, सरकारों के सामने जानते हैं कोई योजना बनता है तो सरकारों के सामने कितना मतलब झेलना पड़ता है। आप किसी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, आप किसी सरकार के विपक्ष में बोल रहे हैं, बहुत मुश्किल बात होती है उसको लड़ लेना, उसको बता देना। वो तो ऐसी हैसियत है कि 2003 में आते हैं और आके इतनी बड़ी बात कह के चले जाते हैं और लोगों को मानना पड़ता है। वो एपीजे अब्दुल कलाम है, क्योंकि इनको दाबना बहुत, हैसियत बहुत लेवल से ऊपर है, तो इनको दाबना आसान बात नहीं है। बात समझ गए ना? चलिए इसको लिख लेंगे, न्यू गांधीयन प्लान को लिख लेंगे, न्यू गांधीयन प्लान के बारे में लिख लेंगे। इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, प्रश्न इससे हमेशा पूछता है, ये आपके बीपीएससी में नहीं, चाहे ऐसा हर 2 साल पे एक क्वेश्चन यहां से आ जाता है यूपीएससी में, हर 2 साल पे एक बार यूपीएससी में पूछ देता है, तो आपसे भी पूछा जा सकता है। न्यू गांधीयन प्लान, न्यू गांधीयन योजना 2003 में किसके द्वारा दिया गया? एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा, एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा इस योजना को दिया गया। लिख लिए हैं? वाह, तेज लोग हैं, लिखवा दिए थे। ओ चलिए, बहुत अच्छा। यह योजना ग्रामीण विकास पे पुण्य आधारित है, पे पुण्य आधारित है। जो चित्र बना रहे हैं, यदि आप संभव हो तो बना लीजिए, आपके कॉपी पे आपको याद रहेगा, ठीक है ना? लिख लिए यह योजना गांधी के विचारधाराओं से भी प्रेरित है, गांधी के विचारधाराओं से भी प्रेरित है। इसलिए इस योजना में मुख्य तौर पर ग्रामीण लोगों को रोजगार देने के लिए प्रेरित किया गया है। ठीक है, इसको, इस चित्र को बना लीजिए। योजना के पहले का चित्र है, लोग कहां भाग रहे हैं? गांव से शहर के तरफ। ठीक है, चलिए
अब इसको बनाइए, पहले उस चित्र को बनाइए, दूसरा चित्र बना रहे हैं। योजना के बाद देखिए क्या आ जाएगा। जानते हैं चित्र से ना याद हो जाता है। ठीक है, योजना के बाद, ये योजना के बाद है। ये सारा लोग गांव के कहाँ भाग रहे थे, अभी तक शहर में। अभी जैसे ही योजना बना एक नरेगा, नरेगा जैसे बहुत सारी योजनाएं, तो कुछ लोग शहर जाते हैं और बाकी कुछ लोग इसी नरेगा में काम करने लग जाते हैं। तो क्या फायदा हुआ, ग्रामीण लोगों का रोजगार मिल गया। और रोजगार से मैंने आपको बताया था रोजगार से किस तरह विकास होता है ना। इसको दोनों चित्र को बना लीजिएगा, फिर आप जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। क्या नहीं, वो तो अब की बात है, पहले होता था, इस बात को मानिए। नरेगा ने बहुत सारे काम किए। हाँ, नरेगा ने, तो आप जानते हैं, आप उस 10 साल हमने आपको क्या बताया कि एक पूस मिलना होता है लोगों को। नहीं, देखिए एक बात ध्यान रखिए, जो बात कह रहे हैं खत्म कर देना चाहिए, गलती से खत्म मत करिए। अभी तो ये है ना कि आप उस पर चिल्ला सकते हैं कि तुम करप्शन कर रहे हो। धीरे धीरे आपको सब्सिडी बताए थे, आपको कैसे धीरे धीरे खत्म करते। गलती से मत कहिए खत्म कर दीजिए, ना तो वैसे धीरे धीरे आपको स्कीम खत्म करके आपको पता नहीं चलेगा। गलती से मत कहिए। आप आज कह रहे हैं ना कि नरेगा में करप्शन हो रहा है, क्यों है तब ना कह रहे हैं, इन्हें सब लूट रहा है। वो ऐसे आपको घुमा देगा कि धीरे धीरे आपको आदत पड़ा देगा, कुछ नहीं देंगे आप, करप्शन नहीं कह पाएंगे कहाँ से मार रहा है वो। अभी आपको पता है, दिख रहा है कि मार रहा है, यहाँ से कह सकते हैं कि देखो लूट रहे हो तुम यहाँ से। समझ गए बात, बहुत साइकोलॉजी से चलता है पॉलिटिक्स। इसको गलती से मत कहिए खत्म, नहीं तो जैसे आप लोग एलपीजी पे गड़बड़ किए। एलपीजी पे लोग कहता है इतना महंगा, धीरे धीरे सब्सिडी देते ले गया। आप 75 रुपये लीजिए सब्सिडी, अब घटा दिया ना सब्सिडी। दिखाया था ना आपको कैसे सरकार मारती है पैसा। अभी राशन पे लोग कह रहे हैं ना, बहुत हल्ला गुल्ला कर रहा है। पीडीएस के लिए प्लान तैयार है। पीडीएस पहले अब धीरे धीरे डीबीटी के थ्रू आपके अकाउंट में आएगा, और पीडीएस को धीरे धीरे सरकार गोल खत्म होना है। जीते या हारे सरकार कोई भी हो, प्लान वही होता है। प्लान ये हो या वो हो, थोड़ा सा 1 साल 2 साल आगे पीछे होता होगा वही। ठीक है, सरकार सब अपने ही चक्कर में रहता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। हो गया, ये दोनों लिख लिए। अब सुनिए, एक और इसके बारे में इन्होंने एक और बात बताया, ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा इधर ध्यान दीजिए। इन्होंने एक नया नाम दिया इस प्लेन को, और उन्होंने कहा कि इसके आरयू को जोड़ लेंगे, इसके यूआर को जोड़ देंगे, आरयू को जोड़ देंगे, बीएन को जोड़ देंगे। इन्होंने कहा इसका नाम होगा रर्बन प्लान। हिंदी में भी यही लिखेंगे, रर्बन प्लान दिया किसने, रर्बन योज एपीजे अब्दुल कलाम ने। रर्बन जितने जैसे नए प्लान्स बन रहे हैं, नरेगा हो गया, नरेगा के अलावा गांव में महिलाओं को काम देना, सिलाई मशीन वगैरह को लेकर आप लोग देख रहे होंगे। राजीव गांधी योजना करके एक निकलता है, सिलाई मशीन के लिए पैसा दिया जाता है। ये सब देखें, ये सब इसी स्कीम के तहत दिया जाता है, रर्बन स्कीम के तहत। इसका स्टार्टअप किसने किया था भाई, एपीजे अब्दुल कलाम ने। दोनों को इसमें आरयू को जोड़ दिया और इसमें बीएन को जोड़ दिया, और इन दोनों को जोड़ के एक नया नाम दे दिया। बोला कि सुनिए, न्यू गांधीयन प्लान बोलिए या मत बोलिए, इसका नया नाम बोलिएगा रर्बन। रर्बन का मतलब है हम ऐसा नहीं चाह रहे हैं, मतलब एपीजे अब्दुल कलाम को शहर वालों का भी तो पक्ष लेना था। उनका कि हम ऐसा नहीं चाह रहे हैं कि शहर के लोगों का विकास ना हो, हम चाह रहे हैं कि गांव ही शहर बन जाए। रर्बन यानी रूरल, गांव आ गया, और बैन शहर वाला क्षेत्र आ गया। उन्होंने कहा कि हम ऐसा चाह रहे हैं कि जो मेरा गांव है वही क्या बन जाए, शहर बन जाए। वहां भी लोग खा सकें, जी सकें, रह सकें, स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकें, और हमारा गांव भी डेवलप हो जाए, और पूरा भारत हंसी खुशी खुशहाली से रहे। इसीलिए इस प्लान का नाम दिया कि हम सिर्फ ग्रामीण विकास की बात नहीं कर रहे हैं, हम गांव को ही किस मॉडल पे काम कराना चाहते हैं, रर्बन के। यानी गांव है, गांव ही रहे, लेकिन उसका मॉडल क्या हो जाए, शहरी मॉडल हो जाए। इसलिए इसका नाम रर्बन दे दिया एपीजे अब्दुल कलाम ने। ठीक है, इसको ऐसा बना लीजिएगा साहब। सॉरी, ये सब प्लान 2003 का ही है, 2003 में ये सब किया गया। अब इसका नाम जो नई सरकारें आती हैं ना इसको बदलती रहती हैं, समझ गए, थोड़ा सा बदलाव करती हैं अपने। आपको सिखाया था ना कैसे नाम बदलाव होता है, आप लोग के बैच में बताए थे ना। डीबीटी से डीबीटीएल कैसे हो गया, दिखाया था। प्लान वही होता है, बस जो आता है अपना नाम धीरे से लगा के
मामला बना देता है। डीबीटी के कौन लाए थे? मनमोहन सिंह, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। और मोदी जी आए तो बोले सुनिए सुनिए सुनिए, ये आप नहीं, कांग्रेस की सरकार तो लाई है, इसमें एक और ही वर्ड जोड़ दिए, DBTL, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू LPG। और अब मोदी जी कहते हैं हम लाए हैं। ए भाई, आपसे पहले ला दिए हैं, प्रॉफिट भी दिखा दिए हैं वो, ठीक है, लेकिन अब आए तो आप नया नाम जोड़ दिए। इसी तरह चलता रहता है। ये रर्बन है, अब इसमें नया नया नाम, मान लीजिए कोई आया, इसको इसमें एक दो वर्ड जोड़ के नया बना दिया, लेकिन उसका फीचर्स अभी तक नहीं बदला है। ना नरेगा बदला, ना आगे बदलेगा, बहुत समय तक नहीं बदलेगा। और जिस दिन ये बदलेगा, जिस सरकार बदलेगी, उसकी सरकार गिर जाएगी, तय बात है, क्योंकि ये ग्रास पे काम करता है। इसकी फिलॉसफी को सब समझते हैं, आप मानिए या मत मानिए। आज भी करप्शन के बाद भी गांव में बहुत सारे घरों में जो है दिए जाते हैं इस पॉलिसी के कारण। ये सिर्फ हम सबका क्षेत्र जो है थोड़ा डेवलप है। आप आदिवासी इलाके में चले जाइए, देखिएगा कभी हालात क्या है वहां का। इन सब योजनाओं से बहुत बेनिफिट होता है उनको, समझ गए? इसलिए चलिए, न्यू गांधीयन प्लान हो गया। अगला प्लान आइए, सर्वोदय प्लान। सर्वोदय प्लान लिख लीजिए, सर्वोदय प्लान। सर्वोदय प्लान किसने दिया था? आपको बताया है मैंने। इनका ये पहले ही बात करते थे सर्वोदय के बारे में, प्लान से नहीं, इसके पहले से ही ये बात सर्वोदय के बारे में करते थे। किसके कब दिया गया जानते हैं? ये 1950 में। कब दिया गया? 1950 में। किसके द्वारा दिया गया? लिख लेंगे। इस प्लान को जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1950 में दिया गया। 1950 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया। आज से आप लोगों का लाइव सेशन भी लगातार चलेगा, दिन भर, रात भर, है ना, जब तक आप लोग का एग्जाम 1 महीना ना हो जाए। अच्छा, लाइव सेशन वगैरह देखते हैं कि नहीं? आप लोग देखते हैं? सही है। उसमें भी हम लोग जितना ज्ञान देना होता है, स्टोरी बता ही देते। हाँ, थोड़ा बहुत बता ही देते। सर्वोदय योजना 1950, लेकिन इतना अच्छे से नहीं, जैसे क्लास में हम लोग बता रहे हैं उस तरीके से नहीं बता पाते हैं। हैं? कौन चिल्लाता है? रजनी सर। हम इधर से साउंड बढ़ा लेते हैं, दम नहीं लगाते हैं, वकील आदमी। हाँ हैं? अच्छा, चलिए ठीक है। देखिए क्या है, सर्वोदय योजना 1950 में जयप्रकाश नारायण ने दी है। जयप्रकाश नारायण की फिलॉसफी किस चीज पे बेस्ड है? मैंने बताया आपको अभी, पूर्ण लोकतंत्र पे। वो क्या कहते थे? सुनो, लोकतंत्र तब आएगा जब ये अमीर और ये गरीब, अमीर और गरीब, अमीर है ये नहीं, गरीब ने छोटा होगा जी। हाँ, गड़बड़ाना नहीं है, अमीरों को आगे रखना है, नहीं तो हमसे गुस्सा हो जाएगा सब। पता चलेगा भविष्य में कभी कोई कंपनी खोले तो फाइनेंस से नहीं करेगा। गरीब और अमीर, ठीक है। अब गरीब को क्या करना है? इसके डेवलपमेंट की स्पीड को क्या कर देना है? बढ़ा देना है। इसके डेवलपमेंट की स्पीड को क्या कर देना है? स्लो, मतलब धीरे कर देना है। और स्टे, ठीक है, धीरे कर देना है। स्टे तो करेगा साम्यवादी योजना में, पीपल प्लान में, ठीक है। अब इन दोनों को अब क्या होगा? इनका कहना यह था कि गरीब तो तेजी से बढ़ रहा है तो आगे बढ़ेगा ही, जाके कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में जो गैप है, जैसे ये अमीर है इतना है, ये गरीब है ये इतना है, और गरीब क्या रह जाए? अमीर इतना है, तो थोड़ा सा अंतर रह जाएगा। अभी कितना अंतर है? इतना ही अंतर है ना, थोड़ा सा अंतर है। कितना अंतर है? यही अंतर है। और अभी बहुत बड़ा गैप है गरीब अमीर में, इसलिए इन्होंने कहा कि सर्वोदय प्लान बनाया जाए, जिसमें हम कहेंगे सर्वोदय, सबका उदय होगा, गरीब का भी और अमीर का भी। ये पूर्ण लोकतंत्र पे आधारित प्लान होगा। बस हम कर क्या रहे हैं? हम ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि अमीरों का डेवलपमेंट नहीं हो, लेकिन बस उनका डेवलपमेंट रेशियो लो कर देंगे। सरकार का फोकस ज्यादा कहां हो जाएगा? गरीबों पर, और गरीबों के उत्थान के लिए सरकार ज्यादा काम करेगी, अमीरों के लिए कम काम करेगी। ठीक, तो लिख लीजिए 2-3 पॉइंट इसके बारे में। वैसे बनाना चाहे तो चित्र बना लीजिए, चित्र से आपको याद हो तो। अच्छा, एक लाइन और आपको बता दे हिस्ट्री का। सर्वोदय शब्द के बारे में सबसे पहले किसने बताया था जानते हैं? सर्वोदय शब्द सबसे पहले किसने यूज किया है? हैं? ना, सर्वोदय शब्द सबसे पहले किसने यूज किया? महात्मा गांधी ने ही किया है। महात्मा गांधी ने सर्वोदय शब्द को यूज किया है, प्लान को नहीं, शब्द को बता रहे हैं। सर्वोदय शब्द महात्मा गांधी ने बोला है।
लिख लीजिएगा बगल में पॉइंट, वैसे हिस्ट्री का पॉइंट है, लिख लीजिएगा पॉइंट देख। सर्वोदय शब्द सबसे पहले महात्मा गांधी ने दिया। समझ में तो आप आता है ना जी आप लोगों को क्लास, कुछ भूलते हो हैं? बहुत अच्छा से भूलते बोलते नहीं ना आप लोग? समझ में आता है, चलिए। इकोनॉमिक्स तो हम लोग का तो है नहीं, लेकिन जो आ रहा है जीएस में। हाँ जीएस में आ ही रहा, आएगा आप हमेशा आएगा। हाँ, तो समझ में आ रहा है ना, बस इससे मतलब है ये। इकोनॉमिक्स से लोग बड़ा डरते हैं। हम सुने पिछला वाला जो टीचर वाला बैच थे, 6-7 बैच यहाँ थे, सब में 250-250 बच्चे हुआ करते थे। तो हम लोग सुनते, पीछे से बच्चे कहते सर एकदम डर लग रहा है। हम बोलते थे शांत बैठे रहिए आप लोग, 1.5 घंटा 2 घंटा हमको दीजिए। हाँ यार, हम फंडामेंटल से ही स्टार्ट कर रहे हैं, हम आपको बिल्कुल जीरो से उठाएं। आप देख लीजिएगा हर क्लास में जीरो से लेके गए। हाँ जहां नहीं जरूरत है वहां हम क्या करते हैं, ट्विस्ट करके आपको जरूरत वाले चीज को बताते हैं। पिछले बार हमारा 5 क्लास थे, लास्ट के 12-13 घंटे का मेरा क्लास हुआ था। उस 5 क्लास से हम तारीफ नहीं कर रहे हैं अपना, जो 40 इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आया था उसमें से 34 क्वेश्चन हमारे भरवली बोले हुए थे। भरवली बोले हुए थे। एक प्लान से भी क्वेश्चन था जो हम अभी बोल रहे हैं, एक प्लान से भी 34 क्वेश्चन मेरे भरवली बोले हुए थे। आप कॉपी उठाइएगा, चेक कर लीजिएगा पूरा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बेसिकली है क्या कि हम लोग सिलेबस को पहले रीड कर लेते हैं पूरा। जिस दिन आपके बैच में हम एंट्री लिए ना, उसके पहले पूरा सिलेबस को देखें, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को देखें, और तब उस हिसाब से मूड बना लेते हैं पहले ही कि क्या क्या पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, ताकि आप लोग का काम हो जाए। तब हम लोग क्लास में घुसते हैं। अब अनकंडीशनली कुछ हो जाए तो अलग बात है, लेकिन हम लोग अपने तरफ से पूरा ऑनेस्टी के साथ आपके बैच में खड़े रहते हैं एकदम। उसके बाद आप देखते हैं इकोनॉमिक्स के लोगों के लिए जो एनसीईआरटी का सेशन है, एनसीईआरटी का तो एमसीक्यू हम पिछले बार भी पूरा करा दिए थे। इस बार भी हम सोच रहे हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी का जितना एमसीक्यू इकोनॉमिक्स का है वो फ्री में हम करा देंगे, लाइव सारा फ्री में करा देंगे एनसीईआरटी का, उसके लिए नहीं सोचना है। लेकिन जो बैचेज में पूछने का, क्वेश्चन पूछने का उनका मेथड हायरार्की है, उसके हिसाब से आपको पूरा कंटेंट दे दिया जाएगा कि हाँ इस हायरार्की से आप में क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरीके से, ठीक। अब क्या लिखा था आप लोगों ने, जयप्रकाश नारायण ने दिया था, हो गया। यह योजना पूर्ण लोकतंत्र के नीति पर आधारित है, नीति पर आधारित है। सर्वोदय शब्द तो लिख लिए ना, ये इकोनॉमिक्स नहीं हिस्ट्री है बट लिखवा दिए, यही बताया था। सर्वोदय शब्द महात्मा गांधी ने दिया था। सर्वोदय का मतलब समझ गए ना, सर्व उदय, सर्व का उदय होता है ना, इसी के बारे में। तो ये कभी यहाँ नहीं, ये नहीं कह रहे हैं कि मतलब अमीरों का उदय ना हो, उदय सबका हो, ठीक है। अब आइए एक अंतिम प्लान लिख लीजिए, फिर हम प्लान के बारे में अभी बताएंगे। आज थोड़ा सा ज्यादा, आधा घंटा ज्यादा लेके चलेंगे, कोई दिक्कत ना होगा। चलिए, दिक्कत तो हम लोगों को होना चाहिए कि दिन भर क्लास लेते हैं, आप लोग बस पढ़ते रहिए, ठीक है। हाँ तो ये दिक्कत नहीं। चलिए लिखिए। हाँ और क्या, सही बात है, पढ़ना है तो अच्छे से पढ़िए एकदम। क्या है अगला, पीपल प्लान। इसको हिंदी में भी पीपल लिखना है, गलत नहीं करना है। इसको आदमी योजना नहीं बोलते हैं भाई, पीपल प्लान बोलते हैं। हाँ पीपुल बोलिए, गांव में लोग पीपुल भी बोलते हैं, पीपल जो बोलना है बोलिए ना। अरे नहीं भाई, पीपल, हाँ आप लोग भी पेड़ वाला पीपल, पीपुल। अच्छा लिख लीजिए, हम भी लिख देते हैं। पीपुल प्लान इसको बोलते हैं, हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं, आदमी योजना नहीं बोलते, है ना। लोग योजना नहीं बोलेंगे, हिंदी इसका क्या हो जाएगा जी, लोग योजना। गूगल करिएगा तो पीपल प्लान को लोग योजना बना देता है ना। तो लोग योजना नहीं बोलना है। पीपुल प्लान किसने दिया था, एक ही व्यक्ति बचा जिसके बारे में बताए हैं, कौन है, एमएन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। इस प्लान को मानवेंद्र नाथ रॉय ने दिया था। हाँ एमएन रॉय लिखिए ना भाई, हिंदी में लिख देते हैं, आप बोर्ड पे लिख देते हैं। ऑनलाइन वाले लोग कोई इशू हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम उसको एलाबोरेट कर देंगे। एमएन रॉय, इनको हिंदी में ऐसे बोलेंगे, मानवेंद्र नाथ रॉय। अब लिख लीजिए हिंदी इंग्लिश वालों में। और ये कब दिया था बताएंगे, 1945 में। इस योजना को मानवेंद्र नाथ रॉय ने 1945 में दिया था। सॉरी, हाँ सर्वोदय प्लान के पहले आए थे।
क्या बोलिए? हमको सर्वोदय प्लान इसलिए बता दिया ना कि गांधी प्लान बताए थे, उससे रिलेटेड था, इसीलिए तुरंत सर्वोदय बता दिए ताकि आप कनेक्ट कर लेंगे। और इसका विचारधारा थोड़ा अलग है, इसलिए हम इसको लास्ट में बता रहे हैं। बताइए, यह प्लान पीपल प्लान जयप्रकाश नारायण ने 1945 में दिया था। हो गया सभी लोग? एम एन रॉय ने, हाँ सर वो दे दिया था। अरे गलती से निकल गया, एम एन रॉय ने दिया था, मुंह से निकलता। सॉरी फॉर दिस मिस्टेकन। आइए अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं बेसिकली है क्या। मानवेंद्र नाथ रॉय को आप जानते हैं, ये किसके फादर माना जाते हैं? भारत में कम्युनिस्ट के फादर माने जाते हैं, कम्युनिज्म के फादर माने जाते हैं मानवेंद्र नाथ राय। और कम्युनिज्म की इकोनॉमी के बारे में मैंने आपको बताया था, साम्यवाद की इकोनॉमी क्या होती है आपको बताए थे, दोबारा एक बार बता रहे हैं। तीनों के बारे में ध्यान से देखिएगा, तीनों के बारे में बता रहे हैं। पहले इसको लिख लीजिए, मानवेंद्र नाथ रॉय भारत में कम्युनिस्ट के पिता माने जाते हैं, कम्युनिस्ट के पिता माने जाते हैं, के पिता मानते हैं। बहुत विचारधाराएं हैं, उस पर अभी मत जाइए। वो विश्व इतिहास है? संस्थापक कह सकते हैं, भारत में कह सकते हैं संस्थापक, पिता भी कह सकते हैं। सबसे पहले इस विचारधारा को इन्होंने ही लाया था, तो आपको जो मर्जी वो कहिए। भारत में तो इस विचारधारा को इन्होंने ही सबसे पहले पब्लिश किया, सामने आकर किया। इसके पहले कुछ लोग इनडायरेक्टली तो थे, सॉरी बोलिए। भारत में कम्युनिज्म के पिता मानवेंद्र नाथ रॉय को कहा जाता है ना, मानवेंद्र नाथ रॉय को कहा जाता है। ठीक, अब इनकी विचारधारा को समझने के लिए थोड़ा सा हम तीनों इकोनॉमी को पढ़ेंगे उसके बाद। ठीक, तीनों इकोनॉमी को सीखेंगे, लिखना नहीं सीखना है। हमने आपको 3 तरह की इकोनॉमी बताया था, कौन कौन सा? एक है समाजवादी, एक कौन सा है, दूसरा है पूंजीवादी, और तीसरा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं साम्यवादी। हमने कहा कि इसमें संसाधनों का मालिक कौन होगा भाई? समाजवादी में संसाधनों का मालिक कौन है? समाजवाद में संसाधनों का मालिक कौन है? समाज है, लोग है, गवर्नमेंट है, लोगों का बनाया हुआ सरकार है। ठीक, इसमें संसाधनों का मालिक कौन है? पूंजीवादी में पूंजीपति, उद्योगपति बोल सकते हैं आम भाषा में, उद्योगपति। मैंने आपको बताया था ये तो पूरा डिटेल। इस साम्यवादी में कौन है संसाधनों का मालिक? वो एक कुछ कॉल्स ऐसे होते हैं जो उठाने होते हैं, वरना हम फोन नहीं उठाते हैं क्लास। माँ बाप के कॉल को कभी नहीं रोकते हैं। ठीक, चाहे कोई हो, कुछ भी हो, कहीं हो, माँ बाप के कॉल को नहीं रोकेंगे। उद्योगपति, और मैंने बताया समाजवादी में सरकार कौन है? सरकार मैनेज करती है। उद्योगपति में कौन मैनेज करता है? पूंजीवादी में उद्योगपति करते हैं। साम्यवादी में कौन करता है? साम्यवादी में साम्यवादी अर्थव्यवस्था में संपत्तियों को कौन मैनेज करता है, कौन मालिक होता है बताइए? सरकार जी। अभी दिखाएंगे इन दोनों में अंतर क्या है, अभी सिखाते हैं इन दोनों में क्या अंतर है। जैसे समाजवादी है, समाजवादी में मैंने कहा था कि आप अपने जरूरत की चीजों को रखेंगे। सरकार कहती है सीमित चीज आप अपने पास रख सकते हैं। इसमें क्या रख सकते हैं? सीमित। इसमें संसाधनों का मालिक कौन है? मालिक के आप संसाधन कितना रख सकते हैं? इसमें सीमित संसाधन, जो आपके जरूरत का है वो आपके नाम से रहेगा। सीमित संसाधन, सीमित संसाधन। जैसे आपको गाड़ी का नाम है, गाड़ी का आपको काम है, 2 गाड़ी है, मैंने आपको समझाया था ना। जैसे आपको एक गाड़ी से घूम रहे हैं, क्रेटा कार लिए हैं, क्रेटा से आप बैठे हुए घूम रहे हैं, ठीक है। आपका बेटा, आपके पास पैसा ठीक ठाक आ रहा है, आपका बेटा जीत गया, पापा क्लासिक मर्सिडीज ले लो, 50 लाख की तो पड़ती। संसाधन, अरे ठीक है, थैंक यू बताने के लिए। संसाधन, संसाधन कोई बात नहीं। तो सुनिए, एक कार है, क्रेटा से आप घूम रहे हैं, आपका बेटा के पास पैसा ज्यादा हो, मतलब आपके पास पैसे ज्यादा हो गए, आपका बेटा लगा जीत करने, पापा 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 मर्सिडीज ले लो क्लासिक। पापा उठे, पापा ने कहा भाई बेटा कह रहा है, इसका बात कैसे नहीं मानेंगे, तो ले लिए मर्सिडीज।
मर्सिडीज ले लिए, घर में 2 गाड़ी हो गई। अगले दिन समाजवादी सरकार में सरकार धीरे से एक नोटिस आपको भेज देगी, आपका संसाधन सीमित है, आप अपने जरूरतों के लायक ही चीजों को यूज करेंगे, इसलिए आपकी दूसरी गाड़ी आपके मोहल्ले के रिक्शे वाले को ट्रांसफर की जाती है, उस क्रेटा को किसी और को दे देगी। सरकार का कहने का मतलब है कि हम समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, तो आपको जो जरूरत की चीज है वो आप रखिए, उसके जरूरत के बिना चीज जो है वो क्या करना है, किसी गरीब को दे दीजिए ताकि उसका घर द्वार चले, अच्छे से चले। हम सब मिल के काम करेंगे, कल्याणकारी राज्य हैं, हम इस तरीके से काम करेंगे कि हमारा भी काम चलेगा, हमारे साथ साथ दूसरे लोगों का भी काम चलेगा। किसमें? इसमें। यानी ये एक गाड़ी तो उनके नाम से रहेगी, दूसरी गाड़ी किसके नाम से हो जाएगी? सरकार के नाम से। सरकार के नाम से, सरकार किसी को दे, सरकार के नाम से, सीमित संसाधन। पूंजीपति में आप 1 गाड़ी लीजिए, 5 गाड़ी लीजिए, 10 गाड़ी लीजिए, 20 गाड़ी लीजिए, वो किसका रहेगा? आपका निजी, आपका प्राइवेट है, आप लीजिए भाई, जितना रखना है उसको रखिए, सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार कहती है कोई बात नहीं, तुम जितना गाड़ी खरीदते हो हमको टैक्स मिलता है ना, हमको इससे मतलब है, पैसा से मतलब, तुम भाड़ में जाओ, तुम 10 गाड़ी ले लो, मर्सिडीज ले लो, क्लासिक ले लो, क्रेटा ले लो, जो लेना है ना, टोयोटो ले लो, फॉर्च्यूनर ले लो भाई, हम तो खुश हैं, जितना खरीदोगे उतना ही हमें टैक्स मिलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब आइए अगला विचारधारा है साम्यवादी। साम्यवादी क्या कहता है? साम्यवादी कहता है कि तुम्हारा कुछ अपना है ही नहीं, तुम कमाओगे वो पैसा भी सरकार का है, तुम्हारा घर किसके नाम से है? तुम्हारे नाम से नहीं है, सरकार का नाम से है। सारा संसाधन किसका है? संपूर्ण संसाधन, निजी संसाधन होता ही नहीं है इसमें। निजी संसाधन होता है नहीं, इसमें सारा संसाधन किसका होता है? सरकार का। तुम कमा के गाड़ी खरीदो या कुछ भी खरीदो, तुम्हारे नाम से नहीं रहेगा, किसके नाम से रहेगा? सरकार। जब मर्जी करेगा छीन लेंगे, औकात में रहो। चाइना जो बोले ना न्यूज, कौन सा न्यूज चैनल देखना है चाइना का, तो उसके अलावा कोई न्यूज चैनल देखोगे तुमको तुरंत चाइना से बाहर कर देंगे, फांसी की सजा दे देंगे, हिसाब में रहो। तो यहाँ किसका चलता है? सिर्फ सरकार का पूर्ण कंट्रोल, यानी कंप्लीट कंट्रोल कौन करता है? सरकार। समाजवादी में आपको सीमित छूट दिया जाता है कि हाँ भाई, आप अपने जरूरतों को, आप अपना जो अधिकार है, आपका जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए आप ऐसो आराम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या है? सरकार चाहेगी तो आप सोइएगा और सरकार चाहेगी तो आप जगिएगा। यहाँ पूरा कंट्रोल किसका है? सरकार का है। यही होता है साम्यवादी विचारधारा। कभी हुआ करता था, अभी भी वही है, लेकिन चाइना अपने आप को कहता है कि अब हम पूंजीवादी से प्रेरित हो गए हैं। लेकिन चाइना वो तो नहीं है, हम कह रहे हैं चाइना। अब देखिए, वर्ल्ड के फोरम पे आपको अपने आप को बेहतर बताना है ना, तो पूरे वर्ल्ड के सभी देश जो इसको क्या करते हैं, इसको नकारते हैं। समझ गए ना कि ये क्रूर शासक है। चाइना फॉलो करता इसी को है, लेकिन क्या कहता है खुद को कि नहीं नहीं नहीं, हम समाजवादी पूंजीवादी से प्रेरित हैं, दोनों से प्रेरित है। साम्यवादी तो हम जानते ही नहीं क्या होता है, नाम में नहीं पता है। लेकिन चाइना में एक्चुअल में क्या होता है? हाँ, उत्तर कोरिया कह सकते हैं, वो ठोक के कहता है, कह सकते हैं। लेकिन वर्ल्ड फोरम पे जब कहने की बात आ जाएगी तो वो सब कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम इस विचारधारा को नहीं मानते हैं, हम बस इस विचारधारा को नहीं मानते हैं। लेकिन इस विचारधारा को मानने वाले लोग हैं अभी भी देश में, 1-2, चाइना, उत्तर कोरिया, ये सब मानते तो हैं, बाहर से शो नहीं करते हैं, अंदर से मानते इसी विचारधारा को हैं। आप चाइना में न्यूज चैनल्स नहीं यूज कर सकते हैं, चाइना में उनका अपना फेसबुक है, चाइना में उनका अपना जो सीरियल देखने वाला है वो उनका अपना सीरियल देखने वाला है ना, ये सब जो है वहां है। तो इसका मतलब क्या है कि आप किसके अधिकार को, जनता के आम अधिकार को अपने बस में रखे हैं, इसका मतलब साम्यवादी है, सरकार ही नियंत्रण कर रही है। बात समझ रहे हैं ना? सरकार ही नियंत्रण कर रही है, साम्यवादी विचारधारा ही है। यही तीनों इकोनॉमी में फर्क आप समझ गए होंगे, अब कोई दिक्कत तो नहीं होगा। और हमारी विचारधारा जो है वो इन दोनों को जोड़ने के बाद बनता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? मिश्रित अर्थव्यवस्था। हम अपने जरूरत के हिसाब से दोनों को यूज करते हैं, इसके बारे में हम बता चुके हैं पूरा डिटेल, है ना? ठीक, अब आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं जो एम.एन. रॉय कहते थे। अच्छा, बेसिकली इस विचारधारा से काम क्या होता है? इस विचारधारा कहाँ से प्रेरित है जानते हैं? गरीबों से। इनका कहने का मतलब है कि भाई अमीर गरीब खत्म करो मामला। अमीर का होता है, गरीब का होता है, सब सरकार के नजर में क्या है? बराबर है। इसीलिए ऐसा करो कि सारा संसाधन किसके नाम से कर दो? सरकार के नाम से। बात समझ गए ना? ना अमीर होता है ना गरीब होता है, यहाँ बस आदमी होता है, और आदमी किसका होता है? उस सरकार का होता है, बाकी तीसरा कोई नहीं होता है, मामला खत्म। ये साम्यवादी। लेकिन जानते हैं वैचारिकता के तौर पे आप देखिए तो क्या ये सही है? आपके मन में कंपटीशन रहेगा कि हमको लड़ के आगे बढ़ना है, ए छोड़ो ना, रिक्शा चला लेते हैं, सरकार हमको वही खाना मिल रहा है, जो कंपनी चला रहा है उसको वही खाना मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है भाई, हम रिक्शा चलाएंगे। इसमें लोगों का मोटिवेशन क्या होता है? मर जाता है। हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी है, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था हमारी एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें कोई टेंशन नहीं है, लोग मोटिवेट भी रहते हैं, लोग क्या करते हैं?
काम भी करते हैं, लोग में लालसा भी रहती है कि हमको कमाना भी है, आगे भी बढ़ना है, और सरकार जो गरीब है उसको मदद भी करती है। अलग बात है कि हमारे ही समाज के कुछ लोग उसमें घुस के दीमक लगा देते हैं, नरेगा जैसे मामलों में पैसा ठान लेते हैं, अलग बात है। लेकिन सरकार का जो विचारधारा है, जो हमारी इकोनॉमिक विचारधारा है, वो तो ठीक है। हम किस पे थे? मानवेंद्रनाथ रॉय। अब आइए, ये किस विचारधारा से प्रेरित थे मेरे भाई? साम्यवादी विचारधारा से। पीपल्स प्लान साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित प्लान थी। पीपल्स प्लान साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित प्लान थी। लिख लिए क्या आप लोग? लिख लिए? लिखिए। विचारधारा से प्रेरित प्लान है क्या है? वो तो खुल के बोले 1924 में कि हम साम्यवादी विचारधारा को मानते हैं। 1924 में से उन्होंने तो खुद के बोला, कम्युनिस्ट पार्टी बनाया था इन्होंने, खुल के बोला था 1924 में। खैर इतिहास का विषय, इस पे बात नहीं करेंगे। हो गया ये एम.एन. रॉय साम्यवाद। एम.एन. रॉय का जो प्लान था पीपल्स प्लान, ये साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित था। ठीक हो गया। अब आइए, अब ये सारा जोड़ के कहां जाता है? 4 प्लान के बारे में हमने बात किया है, 4 ही प्लान के बारे में। अब 4 हो गया। न्यू गांधीयन प्लान को ऐड कर लीजिए मोटे तौर पर। ये चारों में कौन कौन है? एक तो गांधीयन प्लान है, 3 ही समझेंगे। गांधीयन प्लान, गांधीयन में न्यू इंडियन को समझ लीजिए। गांधीयन प्लान और कौन सा प्लान है? सर्वोदय प्लान। और तीसरा कौन सा प्लान है? सर्वोदय प्लान, गांधीयन प्लान, सर्वोदय प्लान, उसके बाद पीपल प्लान। 5 प्लान बता दिए हैं शायद। हाँ ठीक है, पीपल प्लान, ठीक है 5 बता दिए। चलिए पूरा डिटेल। और बॉम्बे प्लान है। अब देखिए, सुनिए चुपचाप। अब ये भारत के सभी 1950 में भारत के सभी ज्ञानियों के पास, अर्थशास्त्रियों के पास, जो सरकार के पैनल के पार्ट थे, उनके पास गया कि भाई इसमें से किसका विचारधारा हम लोग फॉलो करें अपनी इकोनॉमी में, ताकि हमारा देश का ग्रो तेजी से हो सके। हमारी अपनी विचारधारा तो होनी चाहिए ना। तो विद्वानों ने सोचा, बैठा और बैठ के एक एक के अच्छाई और बुराई पे बात किया। लोगों ने कहा गांधीयन प्लान गांधी जी से प्रेरित है, गांधी जी के नाम से संबंधित है, इस प्लान को नहीं मानेंगे आम बात है क्या? इस प्लान को नहीं मानेंगे तो भाई वो गांधी जो हमारे स्वतंत्रता के लिए सबसे आगे लड़ा, खून के साथ साथ हड्डी भी गलाया, उस व्यक्ति की बात को नहीं मानेंगे? विचारधारा तो मानना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है, मानते तो हैं, लेकिन यदि इसको मानते हैं तो जयप्रकाश बाबू नाराज हो जाएंगे कि तुम हमारे बात को नहीं मानते। जयप्रकाश बाबू की बात को मानते हैं तो एम.एन. रॉय नाराज हो जाएंगे, तुम हमारे बात को नहीं मानते हो। और एम.एन. रॉय की बात को मानते हैं तो इन तीनों की बात को मानते हैं तो एक व्यक्ति और नाराज हो जाएगा। वो लोग जो कौन है? इंडस्ट्रियलिस्ट, जिन्होंने इस देश की आजादी में अपने गांधी के पीछे खड़े होकर सपोर्ट दिया हमेशा, वो नाराज हो जाएंगे। भाई किया क्या जाए? तो फिर कहा विद्वानों ने, सुनो, करो इस सब मामला ही खत्म करो। फिर एक काम करो, इसको करो सबको क्रॉस, और कहो कि आप सबका प्लान बेहतर है और आप सबके प्लान में से जो जो अच्छाई है उसको उठा के एक नया प्लान बना देंगे, और उसी का नाम हम क्या रख देंगे? नहीं, पंचवर्षीय योजना। और हमने किसको अपना लिया? पंचवर्षीय योजना को। पंचवर्षीय योजना को समझ गए? इसीलिए भारत भारत है, सबके अच्छाइयों को निकाल के अपना प्लान बना लेता है। आओ, नहीं 5 प्लान से नहीं पर्पस था, 5 साल से उसका मतलब है। उसने कहा कि आप सबकी अच्छाइयों को हम इस 5 साल में इंप्लीमेंट करेंगे। आप सब हमारे देश के धरोहर हैं, देश के ज्ञानी हैं, देश के विद्वान हैं, आप सबका योगदान इस देश स्वतंत्रता में रहा है। आपके ज्ञान का हम सम्मान करते हैं और आप सबके विचारधाराओं से प्रेरित होकर जोड़ के एक बेहतर प्लान बना रहे हैं, जिसका नाम क्या रखेंगे? पंचवर्षीय योजना। ठीक है, सॉरी 1951 में। अभी सिर्फ प्लान लिखे ना, पूरा डिटेल। सॉरी, हाँ अभी वो भी बदलेंगे, क्यों घर बढ़ा रहे हैं? छोड़ेंगे नहीं, बदलेंगे, निश्चिंत रहिए आप, सब बदलेंगे। क्यों बदला, कैसे बदला, सब बताएंगे, छोड़िए, निश्चिंत रहिए आप। हाँ 2023 2017 तक तो आ ही जाएंगे, 23 का पता नहीं। अच्छा, अभी देश में कितने साल का प्लान चल रहा है बताइए? और कोई 15 साल, 15 साल का प्लान बताएंगे कैसे, निश्चिंत रहिए। अभी जो नीति आयोग काम कर रहा है, ये 15 वर्षीय योजनाओं पे काम कर रहा है, सिखाएंगे कैसे, समझ गए?
21 से 26 वाला प्लान नहीं चल रहा है। ये प्लान जो होता है, पंचवर्षीय योजना जब से खत्म हुआ उसके बाद 15 वर्षीय प्लान काम करता है। ठीक है, आपको बताएंगे कैसे। हमारा वित्त आयोग 5 साल के लिए होता है। अब जिसके बारे में बात करें वो वित्त आयोग हो सकता है। हमारा ट्रेड पॉलिसी 5 साल के होता है जो 22 से 27 है। लेकिन जो प्लान है जो तय किया जाता है नीति आयोग के द्वारा वो 15 साल का प्लान होता है। सिखाते हैं कैसे क्या होता है, अभी आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, है ना। चलिए 1950 में ये डिसाइड कर लिया गया, कहाँ गया 1950 में, और 1951 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है, आप सबको पता होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है, क्या नाम है। इसके ऊपर रखा जाता है जिस ऑर्गेनाइजेशन को, योजना आयोग। क्या रखा जाता है, योजना आयोग। लिखिए इसको। अब हम लिखवाते हैं, पहले ये ऐसा गोल बना के इसको क्रॉस करके इसके बराबर में पंचवर्षीय योजना लिख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। इसे ये यूपीएससी में पढ़ाना होता तो लगभग 6 घंटा जाता क्लास, सिर्फ एक एक के बारे में बताते हुए। लेकिन आप लोग को जो काम का है उसी को क्रिस्प में लेके खत्म कर दे रहे हैं, है ना। क्योंकि जो जहां से प्रश्न बन सकता है उसी को हम ड्रॉ करते हैं, उसके अलावा। और 9th 10th का तो धूमधाम से काम हो जाएगा। 9th 10th और 6 to 8 इन सब में धूमधाम से जितना पढ़ा रहे हैं ना, उससे कुछ लाइन क्रॉस द लाइन नहीं जाएगा। लिख के लीजिए हमसे, बताएंगे अभी योजना आयोग लिखवाएंगे। थोड़ा सा इसको लिख लिए आप लोग, आगे बढ़ा जाए। चलिए, इस पंचवर्षीय योजना को चलाने के लिए एक नई संस्था बनाई गई, एक नई संस्था बनाई गई। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, योजना आयोग। योजना आयोग, योजना आयोग कहते हैं। योजना आयोग को थोड़ा हाईलाइटेड लिखिएगा, फिर योजना आयोग के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, फिर पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, फिर नीति आयोग तक आएंगे। योजना आयोग बनाया गया। योजना आयोग को थोड़ा बोल्ड लिखिएगा, ठीक है ना। 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई। 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई। मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई। अब बताइए हमसे कि ये 5 वर्ष का प्लान भी हम लोगों ने कौन से देश से इंस्पायर्ड होकर लिया है, बताइए। ये भी लिख लीजिए, पूछा जा सकता है। नहीं, रसिया से ही। पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना हम लोगों ने, पंचवर्षीय योजना हम लोगों ने रूस से प्रभावित होकर, हम लोगों ने मतलब भारत, हम लोगों का दैट मीन्स भारत, रूस से प्रभावित होकर लिया है। रूस से पंचवर्षीय योजना भारत ने या हम लोगों ने रूस से प्रभावित होकर लिया है। में 15 मार्च 1950 को बना। इम्प्लीमेंटेशन जो होगा पंचवर्षीय योजना का वो 51 से 56 तक होगा, 5 साल का। चलेंगे, निश्चिंत रहिए, हम चलते रहे, अपने आप खुद ही हो गया 15 मार्च। अब योजना आयोग में होता क्या है, थोड़ा सा योजना आयोग को आपको जानना जरूरी है, क्योंकि नीति आयोग से प्रश्न आएगा तो जब तक योजना आयोग को नहीं सीखिएगा तब तक। ये रहा योजना आयोग, शॉर्ट में ही खत्म करेंगे, प्रयास करेंगे। इसके अध्यक्ष कौन होते थे, पीएम इसके क्या होते थे, अध्यक्ष होते थे। क्या इसमें किसी भी राज्य के मंत्री या मुख्यमंत्री या कोई मंत्री होते थे या नहीं होते थे, नहीं होते थे। ये राज्य कौन होता था, अध्यक्ष ये होते थे। उसके अलावा उपाध्यक्ष और सभी सदस्यों को कौन चुनता था, सभी सदस्यों को कौन चुनता था, पीएम या कैबिनेट मिनिस्टर, है ना, कैबिनेट मिनिस्टर। इन यानी केंद्र के बिहाफ पर ही इसको चलाया जाता था। इस पे कौन कंट्रोल कर रहा है, केंद्र, पीएम। एक बात बताइए, क्या योजना स्टेट्स के लिए भी बनती है या सिर्फ केंद्र के लिए बनती है, इसके लिए, दोनों के लिए बनती है। अपना देश कौन सा संघ है, फेडरल है, फेडरल है ना।
तो फेडरल का मतलब ये हो कि आप राज्य का भी इज्जत करेंगे, केंद्र का भी इज्जत करेंगे। मोदी जी ने कहा कि भाई ये मजाक है क्या प्रधान, हाँ हम फेडरल मतलब नहीं समझे, यूनियन है, संघीय है, तो उसमें हम दोनों व्यवस्थाओं को मानते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि एकात्मक व्यवस्था को नहीं ना मानते हैं कि केंद्र ही राज्य करेगा, ऐसा तो नहीं कहते हैं, हम दोनों को मानते हैं, एकात्मक को भी और संघात्मक को भी, दोनों को मानते हैं, है ना। अब केसी वेयर एक फिलोसोफर है, उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था ये आधा संघीय है आधा एकात्मक है, यानी केंद्र का भी अपना, एकात्मक का मतलब क्या होता है कि राज्य जो है मतलब राज्य का दैट मीन्स कि केंद्र सिर्फ उसी का राज्य चले, लेकिन आपके यहाँ सिर्फ केंद्र का चलता है, किसका चलता है, राज्य का भी चलता है, यानी आप संघ के हिस्सा है ना, संघ के हिस्सा है। और संघ का मतलब क्या होता है कि आप राज्य और केंद्र दोनों का इज्जत करेंगे, ये राज्य भी है और केंद्र भी है, पॉलिटी का पॉइंट है लेकिन ठीक है क्लियर कर देते हैं, ये राज्य है, इस केंद्र है ये, और ये केंद्र, और इसी के अंदर एक राज्य भी है। तो क्या आप सिर्फ केंद्र के कहने पे काम होता है या राज्य से भी पूछा जाता है? राज्य के लिए भी प्लान है, राज्य में सरकार बनती है कि नहीं बनती है, हमारे यहाँ तो बनती है, अमेरिका थोड़ी है कि एकात्मक सरकार है, राष्ट्रपति जिस दिन चाहेंगे, राज्यों के मदद से केंद्र बनता नहीं, केंद्र और राज्यों में एक परस्पर संबंध है और हम लोग दोनों को संबंध को मिलाकर चलते हैं। केंद्र राज्य की इज्जत करता, अलग बात है कि केंद्र को हम बड़ा भाई मानते हैं, लेकिन राज्य की अपनी इज्जत है ना। ऐसा थोड़ी है कि छोटा भाई है तो उसको जब मर्जी तब लपेट के पीट दीजिएगा, एक बार सहेगा, दो बार सहेगा, तीसरा बार तुरंत चिल्ला के बोलेगा मजाक कर रहे हो, बड़ा भाई हो तो ईंटें उठा के मार देंगे, कहेगा ना। उसी तरह यहाँ भी गेम है, बड़े भाई हो संस्कार में मानते हैं, लेकिन तुम हमारा भी इज्जत करो, नहीं करोगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। मोदी जी ने यही कहा, मोदी जी ने कहा कि क्या मजाक है भाई, इस योजना में, योजना किसके लिए बन रहा है, स्टेट्स के लिए भी बन रहा है ना, राज्यों के लिए। प्रधान, अब एक बात बताइए, कैसे प्रधानमंत्री को पता चल गया कि अब बिहार में किस चीज की जरूरत है, उसके लिए आप योजना बना देंगे? बिहार को बिहार के मुख्यमंत्री समझेंगे कि प्रधानमंत्री समझेंगे? मुख्यमंत्री समझेंगे। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत बात है। अब योजना आयोग जिस बिहार पे, जिस पॉलिसी पे काम करा रहे हैं, ये क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री बैठते हैं, इनके पैनल के लोग बैठते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि बिहार को कितना पैसों की जरूरत है, बंगाल को कितने पैसों की जरूरत है, गुजरात को कितने पैसों की जरूरत है। क्या यहाँ के मुख्यमंत्रियों से आप पूछते हैं? नहीं पूछते हैं। ये एकदम ब्लंडर है। अर्थात ये इसका सेंटर कौन है, ये एक पॉलिसी है, और इस पॉलिसी को कौन सेंटर करता है, कौन करता है, पीएम। सभी लोग क्या करते हैं, यहीं पे डिपेंड है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये केंद्रीकरण की नीति, इसको क्या कहते हैं, केंद्रीकरण की नीति। यानी केंद्र में कौन है भाई, केंद्र में कौन बैठा हुआ है, पीएम। उन्होंने कहा सुनो प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री सबका चुना गया सिर्फ केंद्र के लिए, राज्य के लिए मुख्यमंत्री चुने गए हैं, उनकी भी अपनी मर्जी चलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि योजना आयोग को करेंगे कोलैप्स्ड, और इसी के जगह पे हम क्या लाएंगे, नीति आयोग लिखवाएंगे। नीति आयोग अभी सीख लीजिए, फिर नीति आयोग लिखवाएंगे। नीति आयोग में क्या होगा कि हम केंद्र में बेशक रहेंगे, लेकिन अधिकार सबको देंगे, सबको बुलाएंगे और सबसे पूछेंगे बताओ जी तुम्हें किस चीज की जरूरत है, बताओ जी तुम्हें किस चीज की जरूरत है, और उसी के हिसाब से हम इनको प्लान देंगे। ठीक है, यानी अभी तक अधिकार कहाँ था, यहाँ था, अब अधिकार क्या हो गया, सबके पास थोड़ा थोड़ा चला गया। ये राइट है, अधिकार किसके पास चला गया, देख रहे हैं, बाहर निकल गया थोड़ा थोड़ा, केंद्र से बाहर निकल गया सभी राज्यों के पास। और ये अधिकार किसके पास आगे जुट जाता था, प्रधानमंत्री के पास। प्रधानमंत्री जो चाहते थे उस योजना में बनाते थे। नीति आयोग में उन्होंने कहा कि सभी मुख्यमंत्रियों को सदस्य बनाएंगे, सदस्य नहीं बनाएंगे तो उनसे बुला के पूछेंगे कि बताइए आपके यहाँ किस चीज की जरूरत है, उस हिसाब से प्लान को तैयार किया जाएगा, तब प्लान को गवर्न किया जाएगा। योजना आयोग ब्लंडर है भाई, मजाक कर रहे हैं आप, जो चाहिए वो कर देते हैं। अब बताइए हमारे बाबूजी जाए, हमको हमारा सर दर्द कर रहा है, बिना हमसे पूछे जाके बुखार का दवाई ला दे, अरे हम बताएंगे तब ना कि हमारा सर दर्द कर रहा है, तब ना लेके आएंगे दवाई। ठीक है, आप केंद्र हैं, आप बड़े भाई हैं, आप हमारे बाप हैं, हमारे बाबूजी हमारे बाप है मान लीजिए, लेकिन जब तक हम उनको बताएंगे नहीं कि हमारा सर दर्द कर रहा है, तो वो बिना पूछे जाके दवाई लेके चले आएंगे, पूछेंगे ना। उन्होंने कहा कि कम से कम तो इतना अधिकार मुख्यमंत्रियों को देंगे कि वो आके हमें बताएं किस चीज की बीमारी है, तब हम उनका दवा उनको प्रोवाइड कराएंगे। इस नीति आयोग में किसने कहा, मोदी जी ने ये बात कहा। इसलिए योजना आयोग को कोलैप्स करके हम लोगों ने क्या बनाया, नीति आयोग बनाया। लगभग आपने योजना आयोग और नीति आयोग के बीच के डिफरेंस को समझ लिया होगा, समझ लिए होगे। अभी हम समझा रहे हैं, फिर सबको लिखवाएंगे लाइन से, गड़बड़ाना नहीं है। तो योजना आयोग इसीलिए कोलैप्स कर दिया गया और योजना आयोग को रिप्लेस करके क्या बन गया, नीति आयोग। 2015 में ही क्या बन गया था, 1 जनवरी 2015 को ही नीति आयोग लॉन्च हो गया था और योजना आयोग क्या कर दिया गया, योजना आयोग को रिप्लेस कर दिया गया, योजना आयोग को खत्म कर दिया गया। मोदी जी ने कहा कि योजना आयोग कौन सी नीति पे काम करती है, केंद्रीकरण की नीति, सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी। और ये जो है नीति आयोग किसके नीति पे काम करेगी, विकेंद्रीकरण की नीति, यानी अधिकार सबके हाथों में थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। और यहाँ अधिकार किसके हाथ में है,
सिर्फ केंद्र के हाथ में है और यहाँ अधिकार सभी राज्यों के पास थोड़ा थोड़ा है। जब भी कोई पॉलिसी बनेगा सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को बुलाएंगे या मुख्यमंत्री के बिहाफ पे वो किसी को भेजे, वित्त मंत्री को भेजे, सेक्रेटरी को भेजे, वो सब बैठेंगे, अपना बात रखेंगे और बात रखने के बाद ही योजना को फाइनल मोड में माना जाएगा। कब? इस नीति आयोग में। और इसके पहले क्या होता था भाई? इसमें इसके पहले प्रधानमंत्री बैठते थे, इनके पैनल के लोग बैठते थे, चलो ठीक है मध्याह्न भोजन योजना पास, सभी राज्यों को दे दो, राज्य चिल्लाते रह गए, कोई मतलब नहीं है। इसमें होता था योजना आयोग में। अब नीति आयोग में राज्य का इतना तो हक है कि पब्लिक फोरम पे जाके आवाज रखता है, मीडिया को पता तो चल जाती है केंद्र माने या ना माने, हमने अपना आवाज उठाया था, पता तो चल जाता है। सब बताएंगे, सब बताएंगे। क्या? नहीं, देखिए नीति आयोग मणिपुर जलने की एक पॉलिसी लॉ एंड ऑर्डर की है, योजनाओं की बात अभी हो रहा है ना कि अब देश में किस चीज को किस चीज की जरूरत है। जैसे में मान लीजिए कि आप ऐसे समझिए कि अभी मध्याह्न भोजन या मध्याह्न भोजन छोड़िए, आप ले लीजिए हर घर जल योजना, एक पॉलिसी सरकार चलाती है अपनी बिहार सरकार। बिहार सरकार का काम क्या है कि बिहार सरकार जाएगी नीति आयोग की मीटिंग में तो पूछा जाएगा कि बताइए भाई आपके राज्य की क्या जरूरत है, तो सर हमारे राज्य में हर घर में जल नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए हम इस नीति को, हम इस स्टार्टअप को स्टार्ट कर रहे हैं, आप हमें इसमें मदद कीजिए। तो केंद्र सरकार का मजबूरी हो जाएगा, भाई मदद करेंगे नहीं तो जाएंगे कहीं। तो मांग दिया है सारा मुख्यमंत्रियों के सामने, अब मीडिया रिकॉर्ड में है, नहीं मदद करेंगे तो आगे जाके कह देगा सर हमने तो स्टार्ट किया था, इन्होंने मना किया। बात समझ गए? अब केंद्र सरकार की वहां मजबूरी भी कुछ बन जाती है, पूरा मदद नहीं करेगा लेकिन जरूर कहेगा चलिए 30% इसका सारे खर्चे को हम केंद्र के नाते दे रहे हैं। बात समझ गए ना? ये बात होता है। उसके अलावा मान लीजिए बिहार के लिए एजुकेशन के लिए कुछ काम करना है, नया कोई स्टार्टअप करना है, जाके मुख्यमंत्री जी यदि मीटिंग में बोलेंगे सुनिए हम अपने एजुकेशन के लिए हर स्कूल में डिजिटल बोर्ड लगवा रहे हैं, हम केंद्र से मदद का जो है कि आशा करते हैं। अब केंद्र वहां शॉक्ड है कि भाई मदद तो हर हाल में करना ही पड़ेगा, बच नहीं पाएंगे, तो केंद्र को मदद करना पड़ेगा। फायदा क्या होने लग गया यहाँ कि अब राज्य खुलकर अपना बात किससे कहने लग गया? केंद्र से पॉलिसी मेकिंग में अपना हिस्सेदार बनने लग गया। और यहाँ क्या होता था, ठीक है राज्य, जिस राज्य में सरकार नहीं है ध्यान ही मत दो, क्या दिक्कत है, ऐसा पॉलिसी बनाओ जो दूसरे राज्य के लिए ठीक है, लेकिन इसमें मीडिया रिकॉर्ड में रह जाता है कि हमने ये बोला है। मुख्यमंत्री जी बाहर आके कहेंगे नीति आयोग के पटल से हमने प्रधानमंत्री से यह मांग किया कि राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। क्या था आप लोगों को स्टेटमेंट याद हो तो उन्होंने कहा कि नीति आयोग की मीटिंग में हमने प्रधानमंत्री से मांग की थी। क्यों मांग कर दिया? क्योंकि नीति आयोग बना था। नीति आयोग नहीं बनता तो यहाँ मांग कर पाते क्या? मांग ही नहीं कर पाते, खूब करते प्रधानमंत्री को लेटर लिखते, कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ तो मीडिया रिकॉर्ड में रह गया। हाँ, योजना आयोग बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? योजना आयोग बनाने का श्रेय किसको क्या दिया जाता है? आप ये कह दीजिए कि पंचवर्षीय योजना को चलाने के लिए योजना आयोग बना था, इसका श्रेय उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ही जाता है। तो देखिए अब सवाल ये आ रहा है कि अभी कोई नया काम हो जाए, कोई मंत्री करे, लेकिन क्रेडिट किसको जाएगा? किसको जाएगा? तो आप मोदी जी उस वक्त के जवाहरलाल नेहरू जी को ही मानिए। चलिए लिख लिया जाए योजना आयोग के बारे में थोड़ा बहुत, और उसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में समझ तो गए आप लोग पूरा? चलिए योजना आयोग के बारे में लिख लीजिए। हो गया, हम लिखवाए नहीं, आप लिख कैसे लिए? अच्छा बोले प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, ये तो लिखवा दिया ना, 15 मार्च लिखवा दिया। 15 मार्च 1950 को स्थापित किया गया, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। लिखिए इज्जत से लिखिए, होते थे, है ना, होते थे। सॉरी, पहले से लिखा हुआ था। चलिए अगला, इस संस्थान को केंद्रीकरण के नीति के आधार पे बनाया गया था। केंद्रीकरण के नीति के आधार पे बनाया गया था। केंद्रीकरण की नीति पे के आधार पे इस संस्थान के अंतर्गत अभी तक भारत में
12 पंचवर्षीय योजनाएं, 12 योजना आयोग ने अभी तक कितने पंचवर्षीय योजनाओं को चलाया भारत में? 12 पंचवर्षीय योजनाओं को कार्यान्वित किया है। कार्यान्वित किया है, कार्यान्वित किया है। ठीक हो गया। इसमें पंचवर्षीय योजना के साथ साथ हॉलीडे प्लान, हॉलीडे प्लान जो हॉलीडे प्लान ये इसको कहीं अवकाश प्लान भी बोलते हैं। हॉलीडे प्लान या अवकाश प्लान जो 1966 से छूटने वाला है, 1966 से 1969 तक चला था, 1969 तक चला था, 1969 तक चला था। हो गया। इस चित्र इसको ये केंद्रीकरण वाला चित्र बना लीजिए जरा योजना आयोग के बारे में। योजना आयोग के नीचे केंद्रीकरण जहां लिखे हैं चित्र बना लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा। सारा राइट किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। साफ बनाइएगा, है ना। एक सेकंड बनाइए हमारा। चलिए हो गया। इस चित्र को बना लिए। 12 पंचवर्षीय योजना में जो मुख्य हैं वो ध्यान से सुन लीजिए। नोट्स आपके ग्रुप में चला जाएगा 12 पंचवर्षीय योजनाओं का, एक बार गो थ्रू हो लेना है। 2 कॉपी का नोट्स होगा, आपके फोन पे जाएगा, फोन से देख लीजिएगा, है ना। फोन पे चला जाएगा आपके 12 पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सा देखना है। पहला 1951 से 56 तक चला था, पहला देख लेना है, दूसरा देख लेना है, दूसरा। अच्छा एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो। अच्छा बताइए, भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन से पंचवर्षीय योजना में कहा गया? द्वितीय में। लिख लीजिए, पूछ सकता है। जो इंपॉर्टेंट पूछने वाला है वो सब बता देना है। 2 पेज का नोट्स है, उसमें 12 पंचवर्षीय योजना है, वो आप लोग के उस पर चला जाएगा। फोन पे ग्रुप में मैं डाल देता हूँ कुछ देर बाद इन्वॉल्व होकर, तो आप लोग उसको एक बार देख लीजिएगा। और उससे एमसीक्यू में करा दूंगा एक पंचवर्षीय योजना करके लाइव में, उसको देख लीजिएगा। आपका काम एक क्वेश्चन आता है हो जाएगा, क्योंकि 1.5 घंटा पूरा सबको पढ़ाने के लिए 1.5 घंटा बताना पड़ेगा। जी जी हाँ, छूट गया क्या ऊपर वाला पे? लिखा गया था, कहा गया था, वही लिख दीजिए। सॉरी बताइए, पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक चला था। उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय में आपको मैंने बताया था द्वितीय औद्योगिक नीति, बताया था 1956 में ही आया था। उसी के कारण इसको पंचवर्षीय योजनाओं में स्पेशली मेंशन किया गया कि भाई मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसको मेंशन करो ताकि हमें बताने के लिए ठीक रहे कि हम भाई मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें समाजवादी विचारधारा भी संलग्न है, ये बताने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लिखित तौर पे कहा गया। समझ गए बात? नहीं, पहले वाला तो प्लान तो सेम वैसा ही चलता आ रहा है, लेकिन वो बस बात समझ गए ना वो। सॉरी बोलिए। हाँ जी, मिश्रित जानते हैं 1959 ने 1956 में जो दूसरी औद्योगिक नीति आया, उसी के समय में द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकार ने फोर्सफुली लिखवाया उसमें कि हमारा जो अर्थव्यवस्था का फीचर्स है वो कैसा है, तो हमारा अर्थव्यवस्था का फीचर्स मिश्रित अर्थव्यवस्था का फीचर्स है ना। चलिए लिख लीजिए, हो गया वो।
अब इसके आगे क्या हो गया, 12 पंचवर्षीय योजनाओं जो मैंने बताया था उसका नोट्स 2 पेज का नोट्स है मेरा लिखा हुआ है, वो आपके ग्रुप में पहुंच जाएगा, एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा। ये कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखिएगा। इंदिरा गांधी के समय 7वां भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 7वां, 5वां, 11वां और 12वां, यही ज्यादातर पहला, दूसरा, 7वां, 5वां, 11वां, 12वां, इनको थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, नोट्स आपके पास पहुंच जाएगा। क्योंकि यदि हम इन सबको बताएंगे तो 1.5 घंटा लगेगा। ये आप घर पे पढ़ सकते हैं, छोटा सा पॉइंट है, किसने दिया था क्या है, बस नॉर्मली जो हिंदी में आसान भाषा, हाँ आसान भाषाओं में है, मेरा ही लिखा हुआ है एकदम आसान भाषा में, आपको मिल जाएगा। मैं बेटा डाला जाए, डाल दिया गया है क्या, नहीं मैं भिजवा दूंगा, अभी आपके ग्रुप में इन्वॉल्व हो जाता हूँ, भिजवा देता हूँ। हाँ, ये हो गया। अब आइए जो काम की बात, हॉलीडे प्लान 66 से 69 तक चला था, 3 सालों तक, 66 से 67, 67 से 68, सॉरी उसी को हॉलीडे प्लान बोला जाता है। 3 साल का नहीं है ये, 3 साल, एक एक साल का गैप है ये। 66 से 67, 67, 68, 68 से 69 उस नोट्स में मिल जाएगा पूरा, कहाँ घर बढ़ा रहे हैं, उस नोट्स में पूरा मिल जाएगा। छुट्टी हो गया, देखिए ये लोग नोट्स नहीं दिया, आप बोलते हैं समझ नहीं। चलिए अब देखते हैं अगला, अंतिम योजना जो था 12वां पंचवर्षीय योजना, कब से कब तक था बताइएगा। याद है ये आपको, उसमें मिलेगा भी 2012 से 17। अब मैंने कहा कि नीति आयोग कब आया, कैसे हो गया भाई ये, नीति आयोग 15 में आता है, प्लानिंग कमीशन 17 तक चल रहा है, कैसे होगा। और नीति आयोग खुद कहता है जैसे मैं आया हूं तैसे इसको हटा दिया, नीति आयोग खुद चिल्ला चिल्ला कहता है मेरे आने से प्लानिंग कमीशन कहाँ गया, चला गया। तो अब बताइए कैसे हो गया ये बात, सोचे कभी। पिछली बार भी बोले थे ग्रुप में नोट्स जाएगा पर नहीं है सीमा कुमारी, अरे चला जाएगा, मैं अभी बोल देता हूँ, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है भाई, हम तो नोट्स देखिए इन बात नहीं, हम आप लोगों को तो पीडीएफ भेज ही देंगे, छोड़िए। 12वां पंचवर्षीय योजना 2012 से कब तक चला, और नीति आयोग कब आया, कैसे हो गया जी, तो बलंडर हो गया, बताइए। नीति आयोग नीति आयोग का फुल फॉर्म जानते हैं, नहीं जानते हैं, देखिए बताते हैं, पहले से समझ लेते हैं। देखिए 2012 2014 में सरकार बनी किसकी, बीजेपी की। मोदी जी बदलाव में सबसे आगे रहते हैं, नाम बदलने में आगे रहते हैं। हाँ एक अरे कोई बात नहीं, लिशन 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 वन थिंग, आप शिक्षक हैं आप लोग, प्लीज इसी ये बर्ताव अच्छा, कोई बात नहीं, अरे 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 लिशन वन थिंग, हमारा बात सुनिएगा आप लोग, अरे हमारा बात सुनिएगा, कोई बात नहीं है, उनका अपना अधिकार है, बोलते हैं, हम सम्मान से इनकी बात को सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, मत बोलिए, गलत बात है, किसी भी बात के बारे में नहीं बोलना चाहिए। आप लोग पढ़ने हैं ना, हम आप लोगों को इतना बताते हैं ना कि आप लोगों को क्या करना है, जो कोई भी मुद्दा है सरकार के पक्ष में बोलना। दूसरा बात की ठीक है, सब चीज ठीक है, आप लोग स्टूडेंट है ना, आप लोगों का काम, अभी तक आप लोग अभी नहीं, आपके हम जॉब पीरियड में भी बताएंगे कि कभी सरकार के खिलाफ मत बोलिए, कुछ ज्यादा तेज क्यों ही बनना, हम अपना विचार है उसको रखेंगे, ठीक है, जहां जरूरत पड़ेगी रखेंगे। हाँ ठीक है, बात सही है, आप लोग का बात मानते हैं, लड़िए मत, आप लोग शिक्षक हैं, क्यों लड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, लड़ना नहीं है, एक दूसरे से मिल के रहना है। हाँ ठीक ठीक बिल्कुल। चलिए आइए, क्या कह रहे थे हम लोग, पॉइंट पे आते हैं। योजना आयोग पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलता था, 2012 से 17 तक, है ना। बीपीएससी बैच का, है ना।
तो हम क्या कह रहे थे, 12वां पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक चला था, और नीति आयोग बीच में कूद गया कब भाई? ऐसे कैसे हो गया? 1 जनवरी 2015 को ये आया और ये चलते रह गया। अच्छा, बुरा नहीं मानना है किसी बात को, आप सभी विद्यार्थी लोग हैं ना, आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है? आप लोगों को मिलजुल के पढ़ना है, सब ना ध्यान दीजिए कौन क्या है ना, सबकी बातें, सबका नेचर अपना अपना, सबकी फिलोसफी होती है, उसके हिसाब से चलना है, ठीक? तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को कूदा। मोदी जी तुरंत तुरंत सिलेक्ट हुए थे 2014 में। इन्होंने किया क्या, मोदी जी ने कहा कि देखो इसका तो हम बदल देंगे, हमको इनको क्या करना था, चोट मारना था, किस पे? तो इनकी फिलोसफी पे, कांग्रेस की फिलोसफी पे। आप देखेंगे जैसे 2014 के बाद आए ना, लगातार हर चीज में बदलाव किए, सारा नाम बदलना, ये बदलना, जो कांग्रेस की थी, रोड का नाम बदल देना, गाड़ी का नाम बदल देना, योजना का नाम बदल देना, गाड़ियों पे यदि नाम लिखा रहता था कांग्रेस की किसी पार्टी का, वो बदल देना। इसी टर्म में इन्होंने किया ये। इन्होंने किया कि बढ़िया समय है, इसी में लपेट देंगे तो लपेट देंगे, बाद में बवाल कर देगा सब। अभी कांग्रेस एकदम कमजोर है। इन्होंने कहा सुनिए, जो योजना चल रहा है उस योजना को चलने दीजिए। ये योजना 2012 से 17 तक चलती रहेगी, लेकिन योजना आयोग ने तो अपना काम कर दिया, रिकमेंडेशन दे दिया है, और योजना सारे मेंबर्स चुन लिए गए हैं। हम योजना आयोग को कोलैप्स कर रहे हैं, योजना आयोग को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। नीति आयोग आज से नहीं, जिस दिन 2017 को प्लान खत्म होगा उसके बाद से ये काम करना स्टार्ट कर दी। हमने इसको एग्जीक्यूट कब से स्टार्ट कर दिया है, बना इस संस्था को कब दिया है, अभी। यानी वही बात वही है कि बच्चा अभी मतलब स्कूल में एडमिशन ले लिया है, लेकिन प्री स्कूल में है, जिसमें वो सिर्फ सीख रहा है, खेल रहा है। अभी वो काम करना, पढ़ना लिखना स्टार्ट नहीं किया है, वो 1 से स्टार्ट करता है। आप केजी यूकेजी प्री में बच्चे को डालते हैं तो वो क्या करता है, जाके स्कूल प्लेइंग स्कूल में खेलता है। हम प्लेइंग स्कूल में इसको डाल दिए हैं। प्लेइंग मतलब बच्चा हमारा है, स्कूल में एडमिशन हो गया, हम ये बता दिए प्लेइंग स्कूल का पार्ट है। अब जिस दिन ये बच्चा 3 साल का हो जाएगा, उसके बाद से ये क्या करने लग जाएगा, 1 में पढ़ने लग जाएगा। तो ये 12वां पंचवर्षीय योजना अपना चुपचाप चलता रहा। योजना आयोग को धीरे से हटा दिया गया और नीति आयोग धीरे से ला दिया गया, कि ताकि लोग 2 साल बाद सब भूल जाएंगे, हल्ला गुल्ला नहीं होगा। और नीति आयोग चुपचाप 2017 से क्या करने लग गया, धीरे धीरे काम करने लग गया। बात समझ गए ना? जैसे ये खत्म हुआ उसके बाद से ये अपना मेथड में आ गया। ठीक जी, ओके, समझ गए आप लोग कैसे हुआ, क्या हुआ? यानी ऑर्गेनाइजेशन को समाप्त किया गया था। इसमें जो लोग काम कर रहे थे उसको समाप्त नहीं किया गया, उसको एज इट इज रखा गया कि आप लोग काम करिए 2017 तक। आप लोगों के साथ हमारा कोई दुश्मनी थोड़ी है, अभी सरकार के अंग है, हम आपके साथ हैं। और नीति आयोग को 2017 में एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया गया। आइए, अरे 2015 ही मानिएगा, बच्चा है, एडमिशन स्कूल में हो गया तो उस दिन से माना जाएगा, जिस दिन 1 में जाएगा उस दिन से माना जाएगा, जिस दिन एडमिशन हो गया उसी दिन से माना जाएगा। 1 में जिस दिन गया उस दिन से नहीं माना जाएगा, जिस दिन वो एडमिशन स्कूल में हुआ है उसी तिथि से बच्चे को माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब लिख लेंगे नीति आयोग के बारे में। इसका फुल फॉर्म बताएंगे क्या होता है, बताइए? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, लिख लीजिए। ये सब बेसिक चीजें हैं, आपको याद रहना चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया लिख लीजिए ना, बोल देते हैं। 1:22 हो गया, कोई बात नहीं है, और 8-10 मिनट इसको निपटा देते हैं नीति आयोग को। अब तो आप ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हाँ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, समझ में तो आप लोग को सब आ रहा है ना? कोई कहीं से दिक्कत हो तो बताइएगा लोग। सर ये जो ये नीति आयोग है, इसका योजना 15 साल का चलता है। हाँ बता रहे हैं, क्यों घर बढ़ा रही हैं आप? इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नाम में रख दिए, हम अपने बदलाव के लिए नहीं कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट इंडिया को बदलने के लिए इस इंस्टीट्यूट को बनाए हैं। लीजिए अब लिखिए देते हैं। देखिए ये पूछ सकता है, इसका जो फुल फॉर्म है ना, ये पूछ सकता है। ध्यान रखें, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। हो गया। अब आइए, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, लिखिए 4-5 लाइन ध्यान से लिखिए। देखिए इसमें कितने चालाकी से नरेंद्र मोदी खेले हैं। इसके नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं।
की वजह से फिर मेरा क्लास है वह है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन उत्तरदायित्व उपाध्यक्ष के पास होता है। सही किए तो प्रधानमंत्री, गलती किए तो कौन? उपाध्यक्ष। लेकिन उत्तरदायित्व तो किसके पास होता है? उपाध्यक्ष के पास होता है, ध्यान रखिएगा। उत्तरदायित्व तो उपाध्यक्ष के पास होता है। ठीक। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी बताइए। कौन मुंबई बोला? न्यू दिल्ली। देखिए हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। जहां प्रधानमंत्री रहेंगे वही रखेंगे, ऑब्वियसली अध्यक्ष हैं तो। हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी लिख लीजिए। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके लिए और लिखना है। हो गया? लिखिए, नीति आयोग विकेंद्रीकरण की नीति पे कार्य करता है। विकेंद्रीकरण की नीति मैंने आपको पहले भी बताया है। विकेंद्रीकरण पूछता है, नीति आयोग निम्न में से किस नीति के आधार पे काम करता है? ध्यान रखेंगे, कौन सी नीति? विकेंद्रीकरण की नीति। विकेंद्रीकरण की नीति। नीति आयोग विकेंद्रीकरण की नीति पर कार्य करता है। हाँ, बताया तो था आप लोगों को, समझाया तो था। यानी अधिकार बहुत लोगों के हाथ में चला जाए, और केंद्रीकरण का मतलब क्या है कि अधिकार एक जगह रहे। ठीक है, विकेंद्रीकरण की नीति। अच्छा, अब एक बात बताइए, क्या नीति आयोग के बारे में संविधान में लिखित है या नहीं है? लिख लीजिए इस बात को। नीति आयोग से संबंधित बातें संविधान में लिखित नहीं है। संविधान में लिखित नहीं है। लगभग वन लाइनर तो काम हो गया। अब आपको नीति आयोग से क्या ही प्रश्न पूछेगा। चलिए, हाँ लिख लिए। और एक पॉइंट और लिख लीजिए, इस नीति आयोग में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री की राय को लिया जाता है, फिर योजनाओं को बनाया जाता है। हो गया ना? नीति आयोग 15 वर्षीय योजना पे काम करता है। नीति आयोग 15 वर्षीय योजना पे काम करता है। लिख लिया आप लोगों ने? इसको उतार लीजिएगा। नीति आयोग कैसे काम करता है सीखिए। 15 साल का प्लान बना लिया, इसको भी पहले 3 हिस्सा में बांटेगा, 3 लोगों को इसको अधिकृत करेगा। 7 साल के प्लान का ब्यौरा हम आपसे लेंगे जी, और इस 7 साल के प्लान के बाद हम डिसाइड करेंगे कि इस प्लान का क्या इंपैक्ट रहा, समाज पे नहीं रहा। और 7 साल के उसके बाद 7 साल के प्लान का इंपैक्ट, आप इन दोनों को 7-7 साल और बीच में 1 साल, यानी 1 साल हम एनालिसिस करेंगे 7 साल का प्लान। अब 7 साल का जो प्लान है उसको भी 3 भागों में बांटा जाता है। एक 3 साल का प्लान, एक साल का प्लान जिसमें हम एनालिसिस करेंगे, और दूसरा 3 साल का प्लान, उसके हिसाब से एग्जीक्यूशन करेंगे। बात समझ गए? इस टुकड़े टुकड़े में प्लान को करके और बांटा जाता है, और तब इसको 15 वर्षीय प्लान हम लोग कहते हैं। बेसिकली ये भी टुकड़े में काम कर रहा है, लेकिन इसके प्लान का क्या पूरा टारगेट है? 15 साल का काम को बांट देता है। इसमें 7 साल में हमको इस योजना को कंप्लीट कर लेना है। उस योजना में कौन कौन से सेक्टर को 3 साल में करना है, कौन से सेक्टर को 3 साल में करना है, कौन से सेक्टर को 1 साल में करना है, ऐसे कर करके ये 15 साल के प्लान को बांट देता है। क्या समझ गए आप लोग इसको? हाँ,
एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल 15 साल हुआ नहीं तो कैसे एग्जाम्पल, कोई प्लान का रिपोर्ट आएगा तब ना, अभी तो 17 में आया है। लेकिन इसी तरीके से काम करता है, ये अपने आप को कहता है कि हम नहीं 3 साल का प्लान 15 साल बाद ना रिपोर्ट करेगा। 3 साल के प्लान का तुरंत थोड़ी रिपोर्ट करेगा, 15 साल बाद कोई काम को रिपोर्ट करेगा तब उसका रिपोर्ट आता है। वो आपको थोड़ी बताएगा, वो अपने लिए इस पॉलिसी को अपनाता है, इंटरनली क्या काम हो रहा है किस तरीके से वो अपने लिए अपनाता है। 15 साल के बाद पब्लिश करेगा किसी डेटा को कि क्या है कैसे है ना, वो कि हमने क्या अचीवमेंट किया, हमने क्या अचीवमेंट नहीं किया है। तो चलिए आज के क्लास को यहीं खत्म करते हैं। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना, और जल्दी से सिलेक्शन लेते रहिए। फिर मिलते हैं हम आपसे कल।